एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अगर आपको नहीं आता है तो आप एक अच्छे वेब डेवलपर नहीं बन सकते। जी हाँ, और वो जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है एपीआई। एपीआई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आना ही चाहिए। आज की वीडियो में मैं तुम्हें थ्योरी बिल्कुल नहीं बताऊंगा बिकॉज थ्योरी तुम्हें बहुत जगह पर मिल जाएगी, लेकिन आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं कि एपीआई आखिर काम कैसे करती है। राइट, आज हम 3 एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने वाले हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे हम एक एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ऐप बिल्ड करने वाले हैं जो कि होने वाला है एक न्यूज़ ऐप यूजिंग React.js एंड API का यूज हम करने वाले हैं बेसिकली। सो जो भी डेटा हम फैच करके यहाँ पे लेके आएंगे वो डेटा हम API का यूज़ करके फैच करके लाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि हमने अपने ऐप का सिंपल नाम रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो कार्ड्स हैं इनमें सारा सेम ही कंटेंट है, तो हम किसी एक कार्ड को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो सबसे पहला वाला कार्ड है इसमें हमको मेनली 4 कंपोनेंट मिलेंगे। सबसे पहले है एक इमेज, उसके बाद यहाँ पे है एक टेक्स्ट कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसका ऑथर कौन है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी हेडलाइन है वो यहाँ पे लिखी हुई है और उसके बाद एक बटन रीड मोर का बटन। ठीक है, और मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँगा सो ये न्यूज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर आप न्यूज़ वगैरह जो भी है वो आप देख सकते हो। सो इसी टाइप से ये सारे जो भी कार्ड्स है ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की न्यूज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो कुछ इस तरीके से हमारा न्यूज़ ऐप काम कर रहा है और ये रेस्पॉन्सिव भी है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सो इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। सो देखो मैं जैसे ही इस वेबसाइट का साइज़ कम करता हूँ, सो देखो मैं जैसे ही इसका साइज़ कम कर रहा हूँ, ये जो कार्ड है ना कार्ड्स, इन कार्ड्स का देखो ये कार्ड्स भी ऑटोमेटिक सेट होते जा रहे हैं। राइट, ये देखो इसकी जो इमेज है, जो टेक्स्ट है, जो बटन है वो ऑटोमेटिक सेट होते जा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और अगर मैं जैसे ही इसका साइज़ इससे भी कम करता हूँ, सो देखो यहाँ पे मैंने साइज़ जैसे ही इससे कम किया तो ये पहले यहाँ पे एक रो में 3 कार्ड्स थे, अब ये 3 की जगह हो जाएंगे 2। ठीक है, एंड ये ऐसे ही यहाँ पे सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं साइज़ इससे भी कम कर दूँ तो ये भी यहाँ पे सेट होने लग जाएगा। और मैं अगर इससे कम साइज़ करता हूँ सो यहाँ पे जब पहले 2 कार्ड्स थे अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्ड हमको शो होगा। सो यहाँ पे पूरी वेबसाइट में फिर हमको एक ही कार्ड शो होगा। सो अभी हम चलते हैं और इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे और मैं बनाऊँगा एक फ़ोल्डर जिसका नाम मैं रख देता हूँ न्यूज़ ऐप। ठीक है, और इस न्यूज़ ऐप को हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा npx create react app डॉट। ठीक है, सो यहाँ पे हम React.js की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वेट करते हैं थोड़ा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम कौन सी न्यूज़ API यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको सिंपल सर्च करना है न्यूज़ API। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाली न्यूज़ API है ना, न्यूज़ API.org, ये आपको करनी है ओपन। ठीक है, हम इसका यूज़ करने वाले हैं अपनी आज के ऐप के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा पहले से ही लॉगिन है, आपको यहाँ पे सिंपल आना है एंड यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह करना है क्रिएट। ठीक है, सिंपल जैसे होता है वैसे ही करना है। आफ्टर डेट आपको यहाँ पे ये वाला पेज होगा ओपन और उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट API की के ऊपर। ठीक है, तो आप जैसे ही वो करोगे आपको ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको आपकी API की मिल जाएगी एंड हमें यही API की यूज़ करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे मेरी API की मिल चुकी है और मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार फिर से ओपन करता हूँ उसे न्यूज़ API। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन इसका ओपन करता हूँ। सो देखो यहाँ पे अगर मैं टॉप हेडलाइंस वाला सेक्शन ओपन करता हूँ सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि हमको क्या क्या डेटा फैच होके मिलेगा। वो सारा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। हमको ऑथर मिलेगा, टाइटल मिलेगा, जो URL है वो मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, एंड जो लिंक है जो हमको यूज़ करनी है वो हमको ये वाली लिंक यूज़ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मेरी जो API की है वो भी ऑटोमेटिक डाल के दे दिया। ठीक है,
सो यहाँ पे हमें यूज़ करनी है। अब यहाँ पे हम एक चेंज कर सकते हैं, ये जो कंट्री यहाँ पर लिखी हुई है ना, अब यहाँ पे यूएस लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए इंडिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे कंट्री के कोर्स लिखे हुए हैं। हमें अगर इंडिया यूज़ करना है सो हमें यूज़ करना पड़ेगा आई इन वाला, सो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं। सो ये हमारा हो चुका है इंस्टॉल, इसे मैं कर देता हूँ क्लियर, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ, ठीक है। सो npm स्टार्ट, यस। सो यहाँ पे हमारा ऐप रन होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जो हमारे काम की नहीं है, उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो अभी आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे अभी हमको अपना कोड करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो आ जाओ। और src के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊँगा कॉम्पोनेंट्स के नाम से, कॉम्पोनेंट्स, और इसके अंदर अब देखते हैं हमको कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमको चाहिए ऊपर का हेडर, ठीक है, तो इसके अंदर हम ये वाली हेडिंग डालने वाले हैं। सेकंड हमको चाहिए ये कार्ड्स, ठीक है, और थर्ड हमको चाहिए कि कार्ड्स के अंदर का जो डेटा है वो। सो हमको मेनली 3 कंपोनेंट चाहिए। तो कंपोनेंट्स के अंदर में आऊँगा और यहाँ में लिखूँगा header.jsx, news.jsx, न्यूज़ डिटेल्स .jsx, और इसको मैं कंपोनेंट में चेंज कर लेता हूँ और इसे भी कर लेता हूँ और इसे भी कर लेता हूँ। अब हम app.js के अंदर इन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट news.js, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ और यहाँ पे अब इन्हें हम यूज़ कर लेते हैं, हेडर और न्यूज़। तो अभी हम आते हैं header.js के ऊपर और इसमें कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं बनाऊँगा हेडर, क्लास नेम हेडर, और इसके अंदर मैं लिखूँगा h1 newsify, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लास नेम हेडर टाइटल। तो आउटपुट चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, newsify हमने लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। चलो ये काम कर रहा है परफेक्टली। अब हम आते हैं news.js के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ डिटेल्स वाला पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब डिप के अंदर आते हैं और उसके अंदर मैं क्लास नेम डाल देता हूँ न्यूज़ ग्रेड। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो अपनी API है ना उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं एक यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करूँगा और सेट आर्टिकल्स यूज़ स्टेट एम्प्टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे कि हम जो आर्टिकल्स नाम का एलिमेंट है ना उसके अंदर हम जो भी हमारे आर्टिकल्स फैच होके आएंगे, जो भी हमारा डेटा फैच होके आएगा उसको हम इस सेट आर्टिकल्स नाम के फंक्शन के अंदर स्टोर करने वाले हैं। सो यहाँ पे डेट्स वाई मैंने एक एम्प्टी एरे बना के रखा है जिसके अंदर मैंने कुछ भी डाला नहीं है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी API कॉल होगी हमारा डेटा फैच होके आएगा और वो डेटा इसके अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। सो मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज हम API यूज़ करने वाले हैं और वहाँ से डेटा फैच करके लेके आने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला आएगा हमारा URL। अब ये जो URL है ना इसके अंदर हमें अपना API का URL डालना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये वाला URL हमें यूज़ करना है। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो कंट्री है ना वो है US, तो हमको चाहिए इंडिया, तो मैं इसकी जगह कर दूंगा IN इंडिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें हमारा URL मिल चुका है, जो हमारी API की लिंक है वो हमें मिल चुकी है, ठीक है। और ये जो लिंक है इसके अंदर क्या है ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ न्यू टैब में और इस लिंक को मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिंक है, ये जो API लिंक है इसके अंदर हमारा सारा डेटा है, ठीक है। सो ये जो है ना डेटा, यही डेटा हमें फैच करके लेके आना है, ठीक है। यही सेम डेटा हमें अपने UI पे शो करना है, यही डेटा हमें फैच करना है, ठीक है। तो चलो आते हैं। सो यहाँ पर मैं आऊँगा, अब मैं करूँगा इसे फैच, तो मैं लिखूँगा फैच करना है URL को, तो URL डॉट देन रेस्पॉन्स डॉट, हमको JSON के फॉर्मेट में इसका रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। डॉट देन डेटा सेट आर्टिकल्स डेटा डॉट आर्टिकल्स, मतलब है कि ये जो URL है ना जहाँ से आप डेटा फैच करके लेके आ रहे हो, सबसे पहले तो आप उसे JSON के फॉर्मेट में उसे लेके आओ, ठीक है। सेकंड, जो भी डेटा फैच होके आया है ना आप उसे सेट आर्टिकल्स के अंदर जाके सेट कर दो, सिंपल। जो भी डेटा हमने फैच किया उसे आप सेट आर्टिकल्स के अंदर जाके सेट कर दो। सो आउटपुट यहाँ पे अभी हम देखते हैं, यहाँ पे हमको कुछ भी आउटपुट में शो नहीं हो रहा है। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज अभी हमने UI के अंदर इसे शो किया ही नहीं है,
ठीक है। तो चलो यार वो भी कर लेते हैं। सो मैं आऊँगा यहाँ पे articles.map, वहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए न्यूज़, हमें चाहिए इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। न्यूज़ डिटेल्स को आप यहाँ पे यूज़ कर लो और उसके अंदर हमको क्या क्या पास, सबसे पहले हमको पास करनी है, और की के अंदर हमको क्या पास करना है, इंडेक्स, बिकॉज यहाँ पे जो भी न्यूज़ हमारी फैच होके आएगी कि एक पार्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू होगी, राइट, जिससे हम ये बता पाएंगे कि ये न्यूज़ आर्टिकल्स अलग अलग हैं, है ना। सो डेट्स वाई हमने यहाँ पे की के अंदर इंडेक्स वैल्यू यूज़ किया है। अब इसके बाद क्या चाहिए हमको, इसके बाद हमको ऑथर का नेम चाहिए। सो ऑथर news.author, इनको मैं एक काम करता हूँ, इनको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद क्या चाहिए हमको चाहिए टाइटल, चाहिए हमको news.title description, ठीक है, और ये चाहिए हमको news.description। इसके बाद चाहिए हमको src news. अब इसके अंदर क्या इसका नेम है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे है URL to image, ठीक है। सो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ URL to image को, URL to image, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद है हमारा URL, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो हमारा वो है ना डेटा, वो हमने UI के अंदर भी शो कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं इस ये जो हमारा न्यूज़ डिटेल्स वाला कंपोनेंट है ना, इसके अंदर न्यूज़ डिटेल्स, इसके अंदर आता हूँ मैं, और यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए ऑथर, उसके बाद हमको चाहिए टाइटल, उसके बाद हमको चाहिए डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमको चाहिए src, और उसके बाद चाहिए हमको URL। सो यहाँ पे हमें news.jsx से जो भी वैल्यू चाहिए ना वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आएंगे हम, और डिप के अंदर मैं बनाऊँगा क्लास नेम, और ये मैं कर दूँगा कंटेनर, और इसके अंदर सबसे पहले हमको चाहिए इमेज src, और इस डाल दो src। अब इमेज यहाँ पे हमारे पास है नहीं, ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो इनका URL to इमेज है ना, यहाँ पे है नल, है ना, वो यहाँ पे नल है, मतलब इमेज यहाँ पे हमको मिलने नहीं वाली है, तो इमेज हमें अपने आप से ऐड करनी पड़ेगी, राइट। सो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये इमेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो ये इमेज हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं एक काम करूँगा, इसको मैं न्यूज़ ऐप के अंदर डालता हूँ, ठीक है, src के अंदर डालता हूँ, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा एसेट्स, ठीक है, और इसके अंदर मैं इस इमेज को डाल देता हूँ। चलो अब इसे ओपन करते हैं। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हो हमको एसेट्स वाला फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है, जिसके अंदर हमारी ये वाली इमेज है। तो हम आते हैं न्यूज़ डिटेल्स पे और src के अंदर, और मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर ये है तो आप src कर दो, अदरवाइज़ आप इमेज सेट कर दो और इसको कर दो क्लोज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली चेक किया कि अगर src मतलब जो भी हम डेटा फेच करके लेके आ रहे हैं, अगर वहाँ पे src है, अगर वहाँ पे इमेज है तो आप वो दिखाओ हमको। अगर वो इमेज ना हो तो जो इमेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो इमेज हम अपनी कस्टमाइज इमेज ऐड कर रहे हैं, हमें फिर वो इमेज दिखाओ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है इमेज, है ना, तो मुझे वो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। सो मैं करूँगा इंपोर्ट इमेज फ्रॉम एसेट्स वाला फोल्डर, इसके अंदर image.png, ठीक है। सो ये हमने कर लिया है। अब इसका एक बार आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट में हमको इमेज शो हो रही है या नहीं हो रही। सो आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो, हमको आउटपुट में इमेज शो हो रही है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं फिर इमेज के बाद हमको क्या फेच करना है। और मैं काम करता हूँ, मैं इसमें साथ में क्लास नेम भी डाल देता हूँ, ये मैं डाल देता हूँ कार्ड इमेज, और ऑल्ट एट्रीब्यूट भी मैं डाल देता हूँ। इसके बाद देखते हैं क्लास नेम कार्ड बॉडी, इसके अंदर आएगा h1, और h1 के अंदर हम लिखेंगे ऑथर। तो अगर ऑथर हमारा अवेलेबल है तो आप हमको वही नेम दिखा दो, ठीक है। और अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप हमको यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखा दो, अननोन ऑथर। सो ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइटल। इसके बाद आप हमारा टाइटल जो है उसे यहाँ पे शो कराओ, ठीक है। और टाइटल के बाद आप जो हमारा पैराग्राफ के अंदर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो हमें शो कराओ। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें शो होगा। आप यहाँ पे हमें बटन शो कराओ। सो बटन के लिए आप यहाँ पे URL लिख दो, और जो भी हमारी लिंक होगी वो न्यू पेज पे होगी ओपन। सो डेट्स पे यहाँ पे टारगेट कर दो आप ब्लैंक, ठीक है। और क्लास नेम आप यहाँ पे ऐड कर दो, और टेक्स्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ रीड मोर का। सो अब एक बार इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो जो भी डेटा है वो यहाँ पे हमारा फैच हो चुका है। इमेज यहाँ पे हमारी आ रही है, एंड जो भी ऑथर है वो यहाँ पे आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, एंड जो भी हमारी हेडलाइन थी वो भी यहाँ पे आ रही है, एंड जो लिंक रीड मोर वाली बटन है वो भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और मैं अगर इस बटन पे करूँगा क्लिक तो यहाँ पे जो भी हमारा न्यूज़ आर्टिकल होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है।
सो यहाँ पे हमारा डेटा सक्सेसफुली फैच हो रहा है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो जो भी डेटा है सारा का सारा डेटा हमारा अच्छे से फैच हो रहा है, लेकिन ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। एंड हमको चाहिए कुछ ऐसा UI, ठीक है। तो चलो फिर इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं आऊँगा app.css के ऊपर और यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉडी, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। सो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद टॉप आप सेट कर दो 20 पिक्सल, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर से आप पैडिंग देख सकते हो, यहाँ पे 20 पिक्सल आ चुकी है। अब इसके बाद इसमें आप पैडिंग सेट करो, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है वो सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। फॉन्ट साइज 4 REM, फॉन्ट वेट 700। सो ये चेंजेस आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, मार्जिन 0, लेटर स्पेसिंग 5.5, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग थी ना उसकी स्टाइलिंग हमने कर ली है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल की। सो जो कार्ड है ना, कार्ड का बैकग्राउंड कलर जो है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स शैडो 0.4 पिक्सल, RGB है। ओवरफ्लो हिडन कर दो, ठीक है। और मार्जिन आप कर दो इसमें 20 पिक्सल का। फ्लेक्स बेसिस आप कर दो, कैलकुलेट करना है हमको, जो कि आप कर दो -40 पिक्सल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक जो लाइन होगी, एक जो रो होगी, उसमें हमारे 3 कार्ड्स ही आएंगे, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो ये जो कार्ड्स है ना, इनकी विड्थ और हाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सो ये भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो फ्लेक्स ग्रो आप कर दो 1 एंड डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, ठीक है। और ट्रांजिशन में आप ट्रांसफॉर्म ऐड करो 0.3s, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप कार्ड यहाँ पे देख सकते हो, ये जो इमेज है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है। और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है नीचे, ये टेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड कार्ड्स हमारे अभी कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। सो अब ये जो इमेज है ना ये हमें सेट करनी पड़ेगी। सो ये कर लेते हैं। इससे पहले मैं जो कार्ड्स है ना इनमें मैं होवर इफेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। ट्रांसलेट वाई -10 पिक्सल, बॉक्स शैडो 18 पिक्सल, RGB है 0.2, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारी इमेज है ना इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सो कार्ड इमेज में विड्थ आप कर दो इमेज की 100%, ठीक है। और हाइट आप कर दो 220 पिक्सल। ऑब्जेक्ट फिट आप कर दो यहाँ कवर। और बॉर्डर बॉटम आप सेट कर दो 2 पिक्सल सॉलिड 0C7 DFE, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज अब आप देख सकते हो, इमेज की जो विड्थ है वो यहाँ पे हमने सेट कर दी है। बट अभी भी एक रो में एक ही कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो वो भी हमें ठीक करना पड़ेगा। सो मैं आऊँगा कार्ड बॉडी पे, इसकी पैडिंग में कर दूंगा 20 पिक्सल, फ्लेक्स कर दूंगा 1, डिस्प्ले कर दूंगा मैं फ्लेक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा हमारा स्पेस बिटवीन। सो यहाँ पे ये जो कंटेंट है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कंटेंट अभी हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कार्ड बॉडी। तो हेडिंग का जो फॉन्ट साइज़ है ना 0.9 REM, कलर आप कर दो, ठीक है। मार्जिन बॉटम आप कर दो 12 पिक्सल। और डॉट कार्ड बॉडी हेडलाइन थी वो। सो यहाँ पे ये अभी ये जो हमारी ऑथर वाली वो है ना हेडिंग, वो देखो वो सेट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी हेडिंग 5 है ना, उसके अंदर आप फॉन्ट साइज सेट कर दो 1.25 REM, कलर आप कर दो इसका। और फॉन्ट वेट ये आप कर दो 600। और मार्जिन बॉटम आप कर दो 16 पिक्सल का, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग अब आप देख सकते हो, ये जो मेन हेडलाइन है ये भी हमने स्टाइलिंग कर लिया, ठीक है। तो उसका फॉन्ट साइज़ आप कर दो यहाँ पे 1 REM। और कलर आप कर दो यहाँ पे, मार्जिन बॉटम आप कर दो यहाँ पे 20 पिक्सल। और लाइन हाइट आप कर दो यहाँ पे 1.6 की, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमको जो डिस्क्रिप्शन है ना वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो API है ना इसके अंदर डिस्क्रिप्शन अभी है ही नहीं। वहाँ पे वैल्यू है नल। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है ना उसकी वैल्यू अभी नल है, मतलब डिस्क्रिप्शन अभी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर बाई चांस डिस्क्रिप्शन हो तो वहाँ पे उसकी स्टाइलिंग हमने कर ली है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमें चाहिए बटन। डिस्प्ले आप कर दो इनलाइन ब्लॉक 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, कलर वाइट कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कर्सर पॉइंटर, ट्रांजिशन
बैकग्राउंड कलर 0.3s, टेक्स्ट लाइन सेंटर, अलाइन सेल्फ में आप कर दो फ्लेक्स स्टार्ट, मतलब जो रीड मोड वाली बटन है वो हमारे लेफ्ट साइड में आए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पे आप रीड मोड वाली जो बटन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगर बटन पे माउस कर्सर लेके जाता हूँ, होवर इफेक्ट ऐड करता हूँ। सो उसमें क्या करना है, सो होवर में आप क्या करो, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दो। तो इसके अंदर आप डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स रैप आप कर दो रैप, मार्जिन आप कर दो 40 पिक्सल, जस्टिफाई कंटेंट आप कर दो स्पेस बिटवीन, और पैडिंग आप कर दो यहाँ पे 20 पिक्सल हर एक कार्ड के बीच में। ठीक है, सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो हमारे कार्ड्स हैं वो यहाँ पे सेट हो चुके हैं। ठीक है, एंड अभी काफ़ी सही लग रहा है, जैसा हमको यूआई चाहिए था ऑलमोस्ट वैसा ही यूआई हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, बट ये अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है, राइट। सो इसको रेस्पॉन्सिव भी कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा @media 900 पिक्सल फ्लेक्स बेसिस कैलकुलेट 45 पिक्सल, मतलब अगर इससे नीचे विड्थ जाए तो जो हमारे एक रो में 3 कार्ड थे वो 3 से हो जाएं 2। ठीक है, इसके बाद @media मैक्सिमम विड्थ फ्लेक्स बेसिस, और यहाँ पे ये हो जाए 100%, मतलब सिर्फ एक रो में एक ही कार्ड हमको शो होगा। ठीक है, और साथ में डॉट न्यूज़ ग्रिड पैडिंग 0 और 10 पिक्सल। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। सो मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अब मैं जैसे ही इसका साइज़ चेंज करूँगा, ये देखो मैं जैसे ही इसका साइज़ चेंज करूँगा, सो पहले यहाँ पे 3 कार्ड थे, अब ये 2 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इससे भी साइज़ कम करूँगा तो यहाँ पे हमको एक ही कार्ड हमारा शो होगा। तो ये जो हमारा न्यूज़ ऐप है ये फुली रेस्पॉन्सिव भी बन चुका है और ये अच्छे से काम भी कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने अपना न्यूज़ ऐप कर लिया है क्रिएट, एंड यहाँ पे अगर मैं रीड मोर बटन पे क्लिक करूँगा तो जो भी मेरा न्यूज़ आर्टिकल होगा वो भी यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से खुल रहा है। ठीक है, आपको भी अगर इस टाइप का न्यूज़ ऐप करना है क्रिएट, सो ये वीडियो फॉलो करके आप इस टाइप का न्यूज़ ऐप इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आज हम बिल्ड करने वाले हैं फेदर ऐप इन React.js, और आप यहाँ पे अभी देख भी सकते हो। आज हम ये जो फेदर ऐप है इसे हम बिल्ड करने वाले हैं React.js की हेल्प से। सो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है, एंड यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे ये वेदर ऐप है, मैंने यहाँ पे पहले से एक सिटी का नाम डाला हुआ है, मथुरा, मेरा बर्थ प्लेस। सो अभी हम इसको फिर से करते हैं रिफ्रेश, और ये हमको कुछ इस टाइप से यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एंटर एनी सिटी नेम, एंड यहाँ पे एक सर्च बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसी भी सिटी का नाम डालना है, एंड हमें उसका जो भी वेदर होगा उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। चलो करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिल्ली लिखते सबसे पहले, और मैं सर्च बटन पे करूंगा क्लिक, और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे कंप्लीट डेटा मेरे पास फैच होके आ जाएगा। वहाँ पे अभी कैसा डे है और वहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर है, एंड हमने कहाँ का वेदर यहाँ पे फैच किया है, उसका वो जो होगी सिटी उसका नाम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड वो कौन सी कंट्री में है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको 2 डेटा और मिलेंगे। पहला विंड स्पीड 2.57 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकंड इज ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पे डेटा आ रहा है 63%। सो आप अगर दिल्ली से हो तो कमेंट करके बताना क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे अब कुछ और भी नाम डाल के देखते हैं, क्या नाम डालूं। चलो मैं गोवा डाल देता हूँ, देखते हैं कैसा है वेदर गोवा का। अरे वाह, गोवा में तो क्लियर है स्काई। सो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे किसी भी सिटी का नाम डाल के उसका वेदर चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी नेम ना डाल के सिंपल सर्च करूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आएगा, नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम। और अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, उसको मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अब दिखाता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग नाम डाल दूं, मैं अगर कुछ भी उल्टा सीधा नाम डाल दूं, मतलब जिस नाम से कोई भी सिटी वगैरह ना हो ऐसी, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो इसलिए अगर अब मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास फिर से मैसेज आ गया कि नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम। बट अगर मैं यहाँ पे सही डालूँ मैसेज, मैं अगर डाल दूँ जयपुर और मैं अगर एंटर करूँ, तो जयपुर का जो होगा डेटा वो यहाँ पर मुझे शो होने लग जाएगा।
सो ये कुछ इस टाइप से वेदर ऐप काम कर रहा है और आज हम यही वेदर ऐप बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस में सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं, वो सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो चलो यार, मैंने टाइम वेस्ट किया, कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ मैं बनाऊँगा एक न्यू फोल्डर और उसके अंदर मैं बना लूँगा वेदर ऐप, ठीक है। और इसको मैं ओपन कर लूँगा VS कोड में। चलो इसको मैं अब फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। चलो परफेक्ट। अब हम इसका जो टर्मिनल है उसे करते हैं ओपन और यहाँ पे मैं लिखूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आप उसका नाम लिख दो वेदर ऐप। या फिर अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है तो मैं अब यहाँ पे रिएक्ट जेएस के ऐप का नाम लिखूंगा तो उसके अंदर एक और सब फोल्डर बन जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी रिएक्ट के जो भी मॉड्यूल वगैरह है वो इसी फोल्डर में इंस्टॉल हो जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट, तो इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो इंस्टॉल करते हैं। सो अभी यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस है एंड जो लाइक नोड मॉड्यूल्स वगैरह है वो यहाँ पे अभी इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गए हैं एंड अभी इसको थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ा और जैसे ये कंप्लीट होता है तब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे रिएक्ट जेएस हमने इंस्टॉल कर ली है एंड यहाँ पे अब मैं इसको एक बार यहाँ से क्लियर कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे हम SRC के अंदर आते हैं एंड हम यहाँ पे आते हैं app.js के अंदर। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हो एंड अभी हम इसे जो हमारा रिएक्ट ऐप से हम स्टार्ट करते हैं तो मैं करूँगा npm स्टार्ट और यहाँ पे जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है, बट यहाँ पे ये जो बाई डिफॉल्ट जो आ रहा है इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं। मैं आऊँगा app.js के अंदर और app.js में डिप के अंदर जो भी लिखा है इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये जो लोगो है इसे ये इम्पोर्ट किया हुआ है हटा देता हूँ और यहाँ से इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो परफेक्ट। और यहाँ पे जो भी फाइल्स हमारे काम की नहीं है उन्हें हम यहाँ से हटा देते हैं। सो ये मैं जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ा, तो इसे भी हम यहाँ से हटा देते हैं। चलो परफेक्ट। और यहाँ पर ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स भी यहाँ से हटा देते हैं। चलो परफेक्ट। और रिपोर्ट वेब वाइटल्स की फाइल भी हमारी किसी काम की नहीं है तो इसे भी मैं कर देता हूँ डिलीट एंड logo.svg हमारे किसी काम का नहीं है तो इसे भी हम कर देते हैं डिलीट और सेटअप टेस्ट भी हमारे काम का नहीं है, इसे भी हम कर देते हैं डिलीट। चलो काफ़ी है इतना, हमने यहाँ पे हमको जितना कोड की नीड थी वो हमने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया है, फालतू का कोड हमने यहाँ से हटा दिया है। तो एक बार इसका आउटपुट भी देख लेते हैं फिर से। तो अभी हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो एकदम साफ है। सो चलो यहाँ पे पहले कुछ टेस्ट करके देखते हैं काम कर रहा नहीं कर रहा। सो app.js के अंदर मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ H1 हेडिंग और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हेलो, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। चलो परफेक्ट, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। बट अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि ये ऐसे सेंटर में क्यों आया और मतलब इस पर CSS पहले से क्यों अप्लाई है, बिकॉज यहाँ पे app.css में यहाँ पे CSS लिखी हुई है। सो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो अभी हम आउटपुट देखें। चलो अब ये परफेक्टली सही काम कर रहा है, ठीक है। को मैं यहाँ से अब हटा देता हूँ app.css को और H1 को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, SRC के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स। चलो परफेक्ट। अब इसके अंदर हम अपनी पहली फाइल बनाएंगे weather.js जिसके अंदर हम अपना सारा कोड करने वाले हैं, ठीक है। और मैं इसकी CSS की फाइल भी यहाँ पे बना देता हूँ जिसके अंदर हमें सारी CSS लिखनी है, तो वो मैं कर देता हूँ weather.css, ठीक है। चलो परफेक्ट। अब weather.js के अंदर आते हैं और मैं RAFC करके जो उसका कंपोनेंट है वो यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे बन चुका है, परफेक्ट। तो देखो अभी हम आउटपुट देखते हैं और यहाँ पे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमको किस टाइप से इसे कोड करना है। तो हमें पहले से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तभी हम इसका कोड कर पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको हमेशा यही चीज़ बोलूँगा कि आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करने जाओ तो उसको ना ब्रेक डाउन करो एक एक स्टेप बाय स्टेप की ना, पहले ये वाला कंपोनेंट बनेगा फिर उसके बाद ये वाला कंपोनेंट बनेगा। तो उस टाइप से जो भी प्रोजेक्ट है उसे ब्रेक डाउन करो देन उसे बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड ऐसे ही हम आज करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर है
तो वो तो चलो CSS के अंदर होगा, तो वो हम जो भी हमारी स्टाइल लेंगे उसकी बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है एक कार्ड, है ना, जिसके अंदर हमारा सारा जो भी डेटा है वो फेच होके आएगा, है ना, और जो हमारा इनपुट फील्ड है वो भी हमारा इसी डिप के अंदर है। तो हमने कंपोनेंट के अंदर जो weather.js नाम से फाइल बनाई है उसके अंदर हमको सारा कोड करना है, ठीक है। तो चलो, अगर हमको ये पता चली गया है कि हमको weather.js के अंदर सारा कोड करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम app.js के अंदर ये जो weather.js वाली फाइल है, सो इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स और वेदर। सो यहाँ पर हमने जो weather.js वाली फाइल है वो हमने यहाँ पे app.js के अंदर इंपोर्ट कर लिया, बिकॉज आपको अगर React.js पहले से आती है तो आपको पता होगा कि app.js के अंदर ही हम जो भी कोड लिखते हैं वो हमको आउटपुट पे शो होता है। सो यहाँ पे हम weather.js के अंदर अपना सारा कोड लिखने वाले हैं, तो इसलिए हमने app.js के अंदर उस कॉम्पोनेंट को इंपोर्ट किया है जिससे कि हम उन्हें कनेक्ट कर पाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो अब मैंने यहाँ पे weather.js इंपोर्ट किया है, इसका मतलब मुझे इसे यहाँ पे यूज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लिखना है वेदर और इसे कर देना है इस तरीके से क्लोज, परफेक्ट। सो यहाँ पे अभी जो हमारा वेदर वाला कंपोनेंट है वो परफेक्टली हमारे app.js के अंदर इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हमारा app.js के अंदर वाला काम था वो हो गया कंप्लीट। अब हमें जो भी कोड करना है वो हमें weather.js के अंदर ही करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं weather.js के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो इसकी CSS की फाइल है उसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो weather.css की फाइल है वो भी हमने weather.js के अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी हम weather.js के अंदर कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा वेदर वाला ऐप है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक डिव है, मतलब हमको सबसे पहले एक डिव हमारा बनेगा जिसके अंदर हमारा सारा कोड आएगा। सबसे पहले बनाना है हमको एक डिव, और उसके अंदर हमको क्या करना है, उसके अंदर हमको बनाना है एक इनपुट फील्ड, और उसके साथ बनानी है हमको बटन। अब ये जो बटन है ना, इसके लिए हम जो रिएक्ट आइकन्स होते हैं उनका यूज करने वाले हैं, और अगर हमें रिएक्ट आइकन्स यूज करने हैं तो उसके लिए हमको रिएक्ट आइकन्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। और वो इंपोर्ट कैसे करते हैं चलो बताता हूँ। सो हम क्या करेंगे, सिंपल जाके यहाँ पे सर्च करते हैं रिएक्ट आइकन्स, और यहाँ पे हमको ये npm मिल जाएगा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल, अगर आपको करना है सो आप ये कमांड डालो एंड आपका जो रिएक्ट आइकन्स होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको सारे आइकन्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यहाँ से आप आइकन्स को इजीली देख सकते हो, जो कि अभी हम आगे देखेंगे जब हम आइकन्स इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं जो भी कमांड थी हमारी उसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ npm रिएक्ट आइकन्स, और यहाँ पे जो हमारे रिएक्ट आइकन्स होंगे वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो परफेक्ट। सो अभी यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा सबसे टॉप लेवल वाला डिव है इसमें मैं क्लास डाल देता हूँ कंटेनर, और अब इसके अंदर ही हमको अपना सारा कोड करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद में यहाँ पे एक और डिव, और उसकी जो क्लास नेम है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे सिटी। और अब ये जो डिव है ना इसके अंदर हम बनाएंगे अपना इनपुट टाइप, ठीक है। तो चलो इनपुट टाइप बनाते हैं। ये मैं करूँगा टेक्स्ट, और मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिटी नेम, ठीक है। तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। सो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो यहाँ पे इनपुट फील्ड हमारा बन के आ चुका है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट है हमारी बटन, है ना। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ फिर से। नेक्स्ट हमारी बटन है ना, जो कि हमको रिएक्ट आइकन से मिलने वाली है, ठीक है। अभी हम चलते हैं रिएक्ट आइकन वाली जो मैंने आपको अभी वेबसाइट दिखाई थी, यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि मुझे सर्च वाला वो चाहिए आइकन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको सर्च वाले काफी सारे आइकन्स मिल जाएंगे, ये देखो इन्हीं का यूज हम करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा इनपुट फील्ड के बाद, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा बटन, और ये जो बटन होगी इसके अंदर मुझे जो भी आइकन है जो भी हम यूज करने वाले हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मुझे वो जो आइकन है उसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो उसे मैं कर लेता हूँ पहले इम्पोर्ट fa सर्च रिएक्ट आइकन्स fa, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आइकन है वो हमने इंपोर्ट कर लिया है, एंड ये जो आइकन है ये मुझे कहाँ से मिला, ये मुझे मिला यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी आइकन चाहो वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, एंड जो उसकी फाइल होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो अभी हमें से यूज़ करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे सिंपली बस एक ही लाइन लिखनी है fa सर्च एंड इट्स डन। चलो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा आउटपुट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी बटन है सर्च वाली वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। सो यहाँ पे हमने दो काम कर लिए। पहला हमने यहाँ पे जो इनपुट था वो हमने यहाँ पे बना लिया, एंड जो हमारी सर्च बटन थी वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो भी डेटा फेच करके लाने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ओपन वेदर API का, ठीक है। सो इसका हम यूज करने वाले हैं जो भी वेदर वगैरह होगा उसका डेटा फेच करने के लिए, ठीक है। सो इसे मैं करूँगा ओपन,
और यहाँ पे मैं आऊँगा करंट वेदर डेटा। तो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं आऊँगा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ना सिटी के हिसाब से रेस्पॉन्स मिले, मुझे डेटा फैच होके आए, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, सिटी वाला यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा है जियो कोडिंग एपीआई, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे जो सिटी वाली एपीआई है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मुझे मिल गई सिटी वाली। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, और ये जो कॉन्स्ट वेदर फंक्शन है ना, इसके अंदर तो जो हमारा एपीआई यूआरएल होगा उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो एपीआई का यूआरएल है वो हमें मिल चुका है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है एपीआई की, मतलब अभी हमें एपीआई की भी नीड है जो कि हमारे पास नहीं है। तो वो कैसे मिलेगी, चलो बताता हूँ। सो देखो ये जो वेबसाइट है ना, जब आप इस पे आओगे, ओपन वेदर करके है वेबसाइट, आप सर्च कर लेना और मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा माई एपीआई कीज, इस पे करना है आपको क्लिक। और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी एपीआई की जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैंने यहाँ पे पहले से ही अपनी एपीआई की जनरेट की हुई है तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। बाकी जब आप फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे एपीआई की को जनरेट करने आओगे तो आपको सिंपल ऑप्शन मिलेगा एंड उस पर आपको क्लिक करना है एंड आपकी जो भी एपीआई की होगी वो ऑटोमेटिक बन जाएगी एंड उसे ही आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमें एपीआई की भी मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एपीआई की, उसे आप डाल दो। चलो परफेक्ट। सो यहाँ पे अब हमें एपीआई का यूआरएल है एंड जो एपीआई की है, दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो अभी यहाँ पे हमें एक काम और करना पड़ेगा, वो क्या, देखो यहाँ पे ये जो एपीआई का यूआरएल है ना, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहला तो सिटी नेम और दूसरा है एपीआई की, जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी एपीआई की यूआरएल है ना, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, पहला तो सिटी नेम और दूसरा एपीआई की, जो कि हमको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज जो हमारी सिटी नेम है वो हर बार चेंज होगी, जब भी कोई यूजर आके उस पर सर्च करेगा तो वो जो भी नाम डालता है इनपुट बॉक्स में वो नाम यहाँ पे आके सेव होगा, तभी हमें उस सिटी का वेदर हमको फैच होके आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एक पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, जो हमारी एपीआई की है ये भी यहाँ पे हमने एपीआई की नाम के वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर की हुई है। मतलब यहाँ पे हमें जो एपीआई की नाम का वेरिएबल है उसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल का, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, देखो सिंपल है। इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और इसको भी हटाऊंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैक टिक, ठीक है। तो एक बैक टिक यहाँ पे लगेगा और एक बैक टिक लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा $, इसको मैं हटा के ये जो हमारा वेरिएबल का नाम है इसे मैं यहाँ पे डाल दूँ। सो यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रिंग एक टाइप से, इसके अंदर मुझे अगर वेरिएबल यूज करना है तो उसके लिए हम टेम्पलेट लिटरल का यूज करते हैं, जिसमें कि हम जो भी वेरिएबल होता है उसे हम इजिली यहाँ पे लिख पाते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं बैक टिक का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा काम आती है। और अब यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है वो यहाँ पे सिटी, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा सिटी को और यहाँ पे मैं लिखूंगा $। तो अब जो हमारा ये एपीआई का यूआरएल है ये रेडी हो चुका है। चलो इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, इससे डेटा आता है या नहीं आता है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी करके अपन यहाँ पे आते हैं, इसे पेस्ट करते हैं और जो हमारी एपीआई की है उसे भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एपीआई की के अंदर जो एपीआई की वाला वेरिएबल है इसकी जगह मैं डाल देता हूँ एपीआई की, और जो हमारा सिटी वाला वेरिएबल है इसकी जगह मैं डाल देता हूँ किसी भी सिटी का नेम। तो सपोज मैं डाल देता हूँ दिल्ली, ठीक है। तो अब करते हैं एंटर, देखते हैं हमको डेटा आता है या नहीं आता। सो हमने किया एंटर और वाओ ग्रेट। सो यहाँ पे हमें जो भी वेदर का डेटा था वो हमें यहाँ पे सक्सेसफुली मिल चुका है ना। तो देखो यहाँ पे हमने सिटी का नाम लिखा था दिल्ली, ये देखो दिल्ली, ठीक है। और देखो यहाँ पे नेम आ रहा है दिल्ली, मतलब हमने दिल्ली वाला डेटा सक्सेसफुली फेच कर लिया है। मतलब जो हमारी एपीआई की यूआरएल है वो परफेक्टली काम कर रही है। अब ये जो है ना डेटा, थोड़ा ये देखते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। सो देखो ये JSON फॉर्मेट में है और यहाँ पे देखो सबसे पहले दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स एंड उसके बाद हमको एक वेदर दिया हुआ है जिसके अंदर हमको आईडी, मेन, आइकन वगैरह दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा मेन है, मेन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमको टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ है एंड ह्यूमिडिटी वगैरह भी यहाँ पे दी हुई है। तो ये जो डेटा अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसी को हम फैच करके अपने ऐप के अंदर लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा एपीआई का यूआरएल है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो हमने हमारा जो यूआरएल है इसके अंदर हमने दो वेरिएबल पास किए हैं, ठीक है। पहला है एपीआई की जिसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला वेरिएबल है वो है हमारा सिटी, है ना। एंड वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा जो इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वहां से, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जो वैल्यू है वो मैं डाल देता हूँ सिटी। तो इससे क्या होगा कि इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू जो आएगी ना वो इस सिटी नाम के वेरिएबल के अंदर जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज और चाहिए, वो क्या कि मैं इनपुट टाइप के अंदर जो भी टाइप करूं उसकी वैल्यू मुझे मिले, है ना। तो उसकी वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हम React.js के अंदर इवेंट हैंडलर का यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा ऑन चेंज और इसके अंदर मैं नाम डाल दूंगा हैंडल ऑन चेंज, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे इसका, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंडल ऑन चेंज को करते हैं ओपन। अब इसके अंदर हमको कोई ये चाहिए कि मैं इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू लिखूं वो वैल्यू मुझे मिल जाए, ठीक है। और वो मुझे कैसे मिलेगी, तो उसके लिए बाई डिफॉल्ट जब भी हम इनपुट टाइप वगैरह लिखते हैं, इनपुट फील्ड बनाते हैं, तो वहाँ पे बाई डिफॉल्ट एक पैरामीटर पास होता है जो होता है इवेंट, जिसके अंदर से हम उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा इवेंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भाई साहब इवेंट के अंदर आप टारगेट करो जो उसकी वैल्यू है ना उसे। लेकिन अभी हमें कहीं पे स्टोर भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा यूज स्टेट का, ठीक है। यूज स्टेट का मैं यूज करूंगा उसके लिए कॉन्स्ट के बाद सेट सिटी और इसे मैं कर दूंगा एम्प्टी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने यूज स्टेट हुक का यूज किया और हमने यहाँ पे जो हमारी सिटी है उसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन जो भी हम इनपुट फील्ड में वैल्यू लिख रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है ना, इसे आप सेट सिटी के अंदर स्टोर कर लो, ठीक है। सो इसे मैं इसके अंदर डाल दूंगा और मुझे यहाँ पर ये लिखने की नीड नहीं है। सो परफेक्ट। तो चलो एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल करा के देखता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो चलो इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे आउटपुट में चलते हैं और मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और रेस्पॉन्सिव को हटाओ यार, और यहाँ पे कंसोल ओपन करते हैं और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं कुछ भी, ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ दिल्ली, ये देखो, ये देखा आपने। तो मतलब मैंने इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू लिखी वो साथ की साथ मुझे यहाँ पे शो होने लगी, मतलब मुझे उसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखो मैं अगर इसे हटाऊंगा तो देखो ये यहाँ से भी रिमूव होता जाएगा, है ना। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ ये मुझे इसकी वैल्यू मिलती जाएगी, ये देखो, है ना। तो मतलब हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो हमारा इनपुट टाइप है ना उसके अंदर हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं वो हमने एक जगह पे स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब हम उसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो जो वैल्यू है वो हमने सेट की है, ये जो सेट सिटी नाम की यूज स्टेट है इसके अंदर हमने वो वैल्यू स्टोर कर ली है। अब ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसमें यहाँ से हटा देता हूँ, हमने चेक कर लिया है तो अब हमें इसकी नीड नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे हमने अभी कितना कितना कर लिया वो एक बार देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इनपुट टाइप बनाया और एंड जो बटन थी वो बनाई, एंड जो इनपुट टाइप है जो उसकी वैल्यू है वो हमने सेट सिटी नाम के यूज स्टेट के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया है, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जो भी डेटा वगैरह है ना उसे हम फेच करके लेके आने वाले हैं। तो पहले हम डेटा फेच करने वाला कोड लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज वही सबसे मेन है। अगर वो हमने कर लिया उसके बाद हमें सिंपल HTML और CSS ही लिखनी है एक टाइप से, तो वो हम फिर बाद में आराम से करते रहेंगे, ठीक है। चलो सो यहाँ पे मैं आऊंगा फंक्शन के बाद और यहाँ पे देखो अब ना मुझे अगर डेटा फेच करके लेके आना है इसका मतलब मुझे यहाँ पे async और await का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन जो होगा उसका नाम फंक्शन होगा, उसका नाम डेटा। तो अब इसके अंदर ही हम अपना डेटा जो भी है वो फेच करके लेके आने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी डेटा होगा उसे हम ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर रखेंगे, जिससे जो भी एरर वगैरह आए तो उसे हम इजिली हैंडल कर पाए, ठीक है। एंड यही सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, हमें हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। चलो सो यहाँ पे मैं आऊंगा, अब इनके अंदर हमें जो भी कोड लिखना है वो हम लिखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एरर, चलो परफेक्ट, ठीक है। अभी हम आते हैं ट्राई जो ब्लॉक है उसके अंदर, जिसके अंदर हमें जो हमारा मेन डेटा है वो हमें फेच करके लेके आना है, ठीक है। चलो तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट का फिर से यूज करूंगा और वेदर सेट वेदर यूज स्टेट एम्प्टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने सेट वेदर इसलिए यूज स्टेट इसलिए यूज किया है बिकॉज जो भी वेदर होगा वो हर बार चेंज होगा, बिकॉज मैं जब भी कोई भी नई सिटी का नाम डालूंगा और जब मैं सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो जो वेदर होगा वो हमेशा एक न्यू वेदर आएगा, एक न्यू डेटा फैच होकर आएगा। और जहाँ पे भी हमें स्टेट को चेंज करना होता है, जहाँ पे भी हमें वैल्यू वगैरह को चेंज करना होता है React.js के अंदर, वहां पे हम यूज करते हैं यूज स्टेट हुक का, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे जो वेदर है उसमें मैंने यूज स्टेट हुक का यूज किया है। तो यहाँ पे जो सेट वेदर होगा वहां पे हम सारा डेटा लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है डेटा, इसलिए मैंने इसे खाली रखा है, बट यहाँ पे जब डेटा फैच होके आएगा तो वो इसके अंदर ही स्टोर होगा, ठीक है। सो अभी हम आते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट रेस्पॉन्स अवेट और आप फैच कर लो किसे URL को। अब ये जो URL है ये कहाँ पर है,
ये हमारा है यहाँ पर, ये देखो ये जो हमारी एपीआई की यूआरएल थी ना, इसे मैंने यूआरएल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिख दी कि रेस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर आप जो यूआरएल के अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है उसे आप फेच कर लो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर अवेट का भी यूज किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब तक डेटा फेच ना होके आ जाए तब तक आप डेटा फेच करते रहो, इससे आगे मत बढ़ना, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब जब तक डेटा फेच होके आएगा तब तक ये यहीं पर इसका वेट करेगा, और जब तक डेटा फेच होके नहीं आएगा तब तक ये इसका कंप्लीट होने का वेट करता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब ये जो रेस्पॉन्स है ना, उसके अंदर हमारा डेटा हमको मिल गया, ठीक है। लेकिन वो जो डेटा है ना, उसे हमें JSON फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम उसे आउटपुट में देख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं लिखूंगा लेट आउटपुट अवेट रेस्पॉन्स JSON। तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि रेस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा फेच होके आया है ना, उसे आप JSON फॉर्मेट में चेंज कर दो और फिर उसे आप चेंज करके आउटपुट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने अवेट का यूज किया है, क्योंकि जब तक डेटा मेरे पास फेच होके नहीं आएगा तब तक मैं उसे JSON में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए पहले डेटा फेच होके आ जाए तब तक वेट करो, और जैसे ही डेटा कंप्लीट फेच होके आए उसके बाद आप इसे JSON में कन्वर्ट करो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अवेट का यूज किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये जो सेट फेजर नाम की यूज स्टेट है ना, इस अंदर ही हम अपना सारा डेटा स्टोर करने वाले हैं और इसी की हेल्प से हम डेटा शो कराने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है वेदर आउटपुट है ना, उसे आप यहाँ पे स्टोर कर लो एंड दैट्स इट, खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत है। देखो वो दिक्कत ये है कि अगर एज अ यूजर मैं यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा नाम सर्च करके डाल दूँ तो मुझे क्या शो होगा, है ना, वो एक काफी बड़ा इशू है। बिकॉज मैं अगर यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा सर्च करके सर्च बटन पे क्लिक करूं तब वो मुझे कुछ शो होना चाहिए, कुछ इस टाइप का मैसेज कि आपने जो भी नाम डाला सिटी का वो सही नहीं है, आपका डेटा फाउंड नहीं हो पाया, आप सही नाम डालो सिटी का, ठीक है, तभी आपका डेटा सर्च होके आएगा। तो ये जो कंडीशन है ना, ये हमें चेक करनी पड़ेगी कि जो हमारा यूजर है ना उसने सही नाम डाला या फिर उसने ऐसे ही कुछ भी गलत नाम डाल दिया जो कि हमारे डेटा में भी नहीं है, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं वो हम कैसे करने वाले हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, और इफ के अंदर भी हमारा रेस्पॉन्स आया है, अगर वो ओके है, ठीक है, अगर हमारा रेस्पॉन्स वो भी हमको आया है डेटा फेच होके, अगर वो ओके है तो आप उसमें क्या करो, आप उसके अंदर फेजर कर दो और उसके अंदर आप सेट कर दो आउटपुट, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर एक काम और करना पड़ेगा, वो क्या कि अगर सपोज कि डेटा हमको सही नहीं मिला है, कुछ हमको गलत डेटा मिला है, तो हमको क्या करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और यूज स्टेट बनाऊंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एरर, सेट एरर, और यूज स्टेट के अंदर इसे मैं कर दूंगा एमपीटी, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सेट वेदर आप कर दो आउटपुट, और जो सेट एरर है ना एमपीटी, मतलब कोई भी एरर नहीं है, डेटा हमारा सही है, तो आप हमें जो भी डेटा हमारा है उसके हिसाब से हमें आउटपुट दिखा दो और जो भी डेटा उसमें फेच करके लिया हो, ठीक है। एल्स में क्या करना है वो देखते हैं। तो एल्स में हम आए और एल्स में हमने किया कि आप सेट एरर कर दो और इसके अंदर आप दिखा दो एक मैसेज, नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम, ठीक है। चलो परफेक्ट, अब हमारा इतना काम हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये हमें डेटा कब शो होगा, कब शो होगा, ये डेटा में तब शो होगा जब हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमने जो बटन बनाई है ना, इसमें हमें ऑन क्लिक इवेंट ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक और इसके अंदर हम बनाएंगे एरो फंक्शन, पेज डेटा है उसे यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि मैं जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जाएगा, ये जो फेच डेटा वाला वो है फंक्शन इसके पास, और इसके पास जब ये जाएगा इसके अंदर ये जाके देखेगा कि आपको भाई साहब डेटा फेच करना है, ये जो यूआरएल है यहाँ से, ठीक है। और ये जो यूआरएल है इसके अंदर एपीआई की है, आपको ये वाली एपीआई की उठानी है, और जो सिटी वाला नेम है वो आपको यहाँ से सेट सिटी नाम के यूज स्टेट में से उठाना है, ठीक है। जब ये आप उठाओ उसके बाद आप यहाँ पे जो भी हमारा डेटा फेच हो गया है उसे आप JSON फॉर्मेट में चेंज करो, उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन चेक करो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हमें आउटपुट शो कराओ, ठीक है। तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं एक बार, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा डेटा फेच होके आता है या नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया इनपुट टैग पे
और यहाँ पे मैंने सर्च किया मुंबई, ठीक है, तो मुंबई मैंने सर्च किया और यहाँ पे मैंने सर्च बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो डेटा हमारे पास फैच होके आना चाहिए, ठीक है। चलो क्लिक करके देखते हैं। सो मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, ओहो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो डेटा है ना वो हमने फैच तो कर लिया, बट हमने उसके लिए अभी कुछ आउटपुट तो लिखा ही नहीं है ना, बट अभी हमने उसके लिए कुछ HTML तो लिखी नहीं है। तो जो डेटा है वो हमको कहाँ पे शो होगा, तो उसके लिए हमको अभी HTML लिखनी पड़ेगी। बट हमें अगर चेक करना है फैच हुआ है डेटा नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डेटा फैच होके आया है ना उसे हम कंसोल के अंदर कराएंगे प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, फैच डेटा फंक्शन है यहाँ पे, और ये जो सेट है ना वेदर, इसके अंदर आउटपुट दिख रहा है। आप इसे तो करो ही करो, ठीक है, बट आप मुझे अभी क्या करो, आप console डॉट लॉग के अंदर मुझे आउटपुट के अंदर जो भी डेटा है वो मुझे दे दो, ठीक है। चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब मेरे हिसाब से इसका आउटपुट हमें console डॉट लॉग में हमको शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ और मैं इंस्पेक्ट करता हूँ ओपन, और मैं कंसोल ओपन करता हूँ और इसे करता हूँ क्लियर, और अब मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, ठीक है। तो अब मैं डालता हूँ दिल्ली नहीं मुंबई, सॉरी यार दिल्ली आ जाता है, पता नहीं बार बार याद। चलो हम डालते हैं मुंबई, और अब मैं करता हूँ सर्च बटन पे क्लिक, और मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे कंसोल के अंदर देख सकते हो मेरे पास जो भी डेटा था वो मुझे यहाँ पे फैच होके मेरे पास आ चुका है, राइट। ये आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक जो भी था डेटा हमारे पास, सारा डेटा यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो मतलब हमने यहाँ पे जो हमारा डेटा था उसे सक्सेसफुली फैच कर लिया है। बस अब हमें एक काम करना है कि वो जो डेटा हमने फैच किया है ना उसे हमें यूजिंग JSX मतलब यूजिंग HTML और CSS उसे हमें अपने वेदर ऐप के ऊपर शो कराना है, ठीक है। तो चलो वो काम करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम आएंगे, तो पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि देखो ये जो इनपुट टाइप और ये जो बटन है ना ये काफ़ी साइड में है, एंड आई थिंक आपको ये देखने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो पहले हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम HTML लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर weather डॉट CSS के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मैं लिखूंगा मार्जिन पैडिंग भी 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और अब जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ना वो हम सेट करते हैं, ठीक है। तो बॉडी जो है उसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर सेट कर दो 74144226, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो हमने चेंज कर लिया है। अभी जो इनपुट टाइप है इसको हम थोड़ा सेंटर वगैरह में लेके आते हैं। उसके लिए पहले जो हमारा कंटेनर है उसके लिए कोड लिख, और यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है उसकी हम हाइट और विड्थ सेट करेंगे, ठीक है। तो विड्थ पहले हम सेट करते हैं और हाइट में सेट करता हूँ, और साथ में बैकग्राउंड कलर भी हम सेट करने वाले हैं। कलर में यहाँ पे सेट कर देता हूँ 255, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैकड्रॉप फिल्टर का भी यूज करने वाला हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा का जो UI उसे अच्छा कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा बैकड्रॉप फिल्टर, इसे मैं करूंगा ब्लर, और यहाँ मैं कर दूंगा 16 पिक्सल। इसे थोड़ा सैचुरेट भी वाला हूँ, तो इसे मैं कर दूंगा सैचुरेट आप इसे कर दो 180, ठीक है। बट हम इसका आउटपुट देखते हैं। वाव, तो यहाँ पे जो हमारा मेन कार्ड है जिसके अंदर हमारा मेनली सारा डेटा फैच होके आएगा, उसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया है। एंड अब हम इसे थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस, और अब यहाँ पे मैं इसका मार्जिन कर देता हूँ ऑटो, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। वाव, सो यहाँ पे अब जो हमारा कंटेनर है वो सेंटर में आ चुका है, और यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप भी डाल देता हूँ। सो मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 75 पिक्सल। चलो देखता हूँ आउटपुट। वाव, परफेक्ट। अभी जो हमारा ये जो इनपुट फील्ड है इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और हम एक बार इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या रखा है हमने। सो ये जो डिव है जिसके अंदर हमारा इनपुट टाइप है और हमारी बटन है, इसका नाम हमने रखा है सिटी। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसका जो डिस्प्ले है उसे डाउन फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इनके अंदर आप गैप कर दो, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं। तो जो इनपुट फील्ड है एंड जो हमारी बटन है वो यहाँ पे सेंटर में प्लेस हो चुकी हैं। अब हमें थोड़ी सी इसमें मार्जिन पैडिंग भी सेट करते हैं। सो मैं काम करता हूँ, इसमें मैं पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी सही लग रहा है। तो अभी जो इनपुट फील्ड है ना इसके लिए हम कोड लिखते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं। सो इनपुट फील्ड की जो नाम है क्लास का वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली इनपुट ही लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सिटी, और इसके अंदर जो हमारा इनपुट फील्ड है उसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद मैं उसकी विड्थ सेट कर देता हूँ, और हाइट भी मुझे सेट करनी पड़ेगी, और बॉर्डर जो है वो मैं कर देता हूँ नन, आउटलाइन भी मैं कर देता हूँ नन, और फॉन्ट वेट में उसका चेंज कर देता हूँ, और पैडिंग लेफ्ट हम रखते हैं 20 पिक्सल। चलो अभी आउटपुट देखते हैं। वाव, ग्रेट, अभी काफी सही लग रहा है। बस इसमें थोड़ी बॉर्डर रेडियस सेट करनी है, वो भी कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लिखता हूँ, और साथ में हम इसमें थोड़ी बॉक्स शैडो भी डाल देते हैं, RGBA 0 और 0.34, ठीक है। चलो परफेक्ट। सो अभी यहाँ पे हमने बॉक्स शैडो भी यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो इसका फॉन्ट साइज है वो भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट साइज भी हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, ठीक है। कलर है ना वो भी मैं चेंज कर देता हूँ 1C। एंड अभी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करके देखते हैं।
तो वाह, अब ये सक्सेसफुली जो हमारा इनपुट टाइप है उसकी स्टाइलिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अभी ये जो हमारी बटन है ना, इसके लिए हम स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, आ जाओ। सो यहाँ पे जो हमारी बटन है उसमें सिंपल बटन ही लिखा हुआ है, तो चलो मैं यहाँ पे सिंपल बटन ही लिख लेता हूँ। सो मैं लिखूंगा सिटी और यहाँ पे लिखूंगा बटन, और इसमें भी मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। कलर में इसका सेट कर देता हूँ सेम जो हमने अभी ऊपर किया था, और बैकग्राउंड और हाइट भी मैं इसमें सेट कर देता हूँ 60 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस हम इसमें रखते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें आउटलाइन और बॉर्डर भी चेंज करना पड़ेगा, और बॉर्डर भी मैं कर देता हूँ नन, ठीक है। और एक काम और करते हैं, कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर, ठीक है। चलो तो मैं लास्ट में यहाँ पे बॉक्स शैडो भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। वाह परफेक्ट, लेकिन इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम है, सो इसका हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेते हैं। सो फॉन्ट साइज में इसका कर देते हैं 18 पिक्सल, ठीक है। चलो अब देखते हैं। वाह, अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। सो यहाँ पे अब हमने हमारा जो इनपुट टाइप है एंड जो हमारी अब बटन है सर्च बटन, उसकी CSS हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी हमें लिखना है जो हमारा JSX वाला कोड है, मतलब जो हमारा HTML वाला कोड है, वो अब हमको लिखना है। तो अब वो लिखते हैं। सो अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर दो चीज़ें चेक करनी है। अगर आपको याद हो तो अभी हमने यहाँ पर ऊपर एक कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि अगर हमको सही डेटा मिलता है तभी हम डेटा फेच करके लाएं, मतलब तभी हम आउटपुट दिखाएं। अदरवाइज हम यहाँ पे एक मैसेज कराएं प्रिंट की नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर डेटा हमारे पास सही आया है, मतलब अगर जो URL है वो सही है, तब हमें डेटा फेचो की आए, वरना फिर ये जो मैसेज है ना ये हमें UI पर शो हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इनका यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि अगर ये जो एरर है ना, ये देखो ये जो हमारी एरर वाली यूज स्टेट है, अगर ये सही है, मतलब अगर ये प्रेजेंट है, तो इसमें आप और यहाँ पे आप बनाओ और उसमें आप एक डाल दो क्लास, और उसका नाम मैं डाल दूँ एरर मैसेज। इसके अंदर आप करा दो एरर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन चेक की सिंपल सी, कि जो हमारी एरर वाली यूज स्टेट है ना वो अगर सही है तो यहाँ पे आप एक पैराग्राफ बनाओ, और उसके अंदर आप ये जो एरर है ना इसके अंदर जो भी मैसेज लगा है वो आप यहाँ पे प्रिंट करा दो, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, अगर डेटा रॉन्ग आया तो वहाँ पे ये जो एरर वाली यूज स्टेट है ना ये कॉल होगी, और ये देखो ये जो एरर वाली स्टेट है ये कॉल होगी, और ये जो सेट एरर है ना इसके अंदर जाके ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी की है, ठीक है। अगर हमें इसे टेस्ट करना है तो चलो इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सो मैं अगर यहाँ पे अभी कुछ भी उल्टा सीधा टाइप करके सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होके आएगा, नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम। तो इसका मतलब ये काफी अच्छे से काम कर रहा है, बट अभी ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी हम यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो हम आते हैं weather.css के अंदर, और यहाँ पे ये जो नाम जो ये जो क्लास है इसका नाम है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, और मार्जिन टॉप में सेट कर देता हूँ, और फॉन्ट साइज भी हम चेंज करते हैं इसका, और फॉन्ट वेट भी चेंज करते हैं, कलर भी इसका चेंज करते हैं। सो ये मैं ये वाला कलर इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो अभी हम यहाँ पे देखो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। चलो एक बार इसको फिर से टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम सर्च करता हूँ जो कि सच में किसी सिटी का नाम है, तो मतलब डेटा हमारा सही है। अगर अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मुझे मेरा डेटा यहाँ पे फेच होके आएगा, बट अभी हमने इसका कोड नहीं लिखा है तो इसलिए वो डेटा मुझको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। बट और जब हम कोड लिख लेते हैं तो वो डेटा हमें यहाँ पे शो होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हम कुछ भी सर्च ना करके और सर्च बटन पे क्लिक करें, या फिर हम यहाँ पे कुछ भी गलत नाम डाल के सर्च करें, तो हमें ये मैसेज प्रिंट होके आएगा, नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अभी हमारा लास्ट स्टेप है वो बाकी है, वो क्या कि जब मैं यहाँ पे किसी एक सिटी का नाम डालूँ तो जो डेटा फेच होकर मेरे पास आया है ना वो मुझे UI पर अच्छे से शो हो, ठीक है। तो चलो उसके लिए कोड लिखते हैं। तो मैं आऊँगा JS की फाइल के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगा ऐसे कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे अब हमें एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, वो क्या, वेदर। अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे हमारी एक डिव आए, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ क्लास नेम, और यहाँ मैं डाल देता हूँ, और इस डिव को मैं कर देता हूँ क्लोज। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब देखो अगर हमने कुछ भी सर्च नहीं किया है तो हमको ये वाला कोड यहाँ पे रन होगा, ठीक है। बट अगर हमने एक सही सिटी का नाम सर्च किया है तब हमें ये वाला कोड शो होगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर लिखा है कि वेदर एंड weather.weather अगर अवेलेबल है तभी ये कोड चले। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यहाँ पे ना हम ये जो ओपन वेदर वाली वेबसाइट है यहाँ से हम डेटा लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये नहीं पता है इनके पास कितनी सिटीज का डेटा है ना। मे बी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी सिटीज हों
जिनका डेटा इनके पास ना हो, बट हम अगर उस टाइम पे वो जो है सिटी वो यहाँ पे सर्च करें, इसका मतलब वो डेटा यहाँ पे तो नहीं है ना, एंड जो नाम है सिटी का वो भी सही है, इसका मतलब ये कौन सी बात हुई कि भाई साहब आपके पास जो डेटा है वो भी नहीं है, एंड साथ में जो हमने नाम डाला सिटी का वो नाम भी हमने सही नाम डाला है, तो फिर क्या होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे चेक की है कि अगर URL सही है एंड उसके बाद भी अगर जो हमारा वेदर है ना, मतलब ये जो हमारा यूज स्टेट है वेदर, इसके अंदर जो भी डेटा जाके फैच होके स्टोर हुआ है, अगर वहाँ पे डेटा तुमको दिखता है, अगर वहाँ तुमको डेटा अवेलेबल दिखता है, तभी तुम इस कोड पे आना, वरना मत आना, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर ये जो हमारा डिव है, डिव क्लास जिसके मैंने नाम लगा है कंटेंट, तो इसके अंदर ही हम अपना सारा डेटा UI पर लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे आप लाइन से चेक करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार किसी भी सेल का नाम डालता हूँ एंड यहाँ पे हम डेटा, ये जो अभी हम आउटपुट देख रहे हैं वो ये है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, ये देखो यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, बट मैं यहाँ पे सर्च करूँगा डेटा आ रहा है, बिकॉज ये दूसरी वाली एप्लीकेशन है जहाँ से हम जो भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे डेटा आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये बेसिकली जो असली हम कोड कर रहे हैं ये वो है, इसका उसका आउटपुट है, एंड ये हम जो साथ में देखते हुए जा रहे हैं, हम उसे कोड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये वो वाला आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम सिर्फ हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अब हम लाइन से देखते हुए चलते हैं कि हमको पहले क्या फैच करना है, ठीक है। सो देखो इनपुट टाइप के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमको जो चीज़ फैच करनी है वो है हमारी एक इमेज, है ना। अब ये जो इमेज है ना, ये हमें कहाँ से मिलने वाली है, ये हमें मिलने वाली है, ये जो हमारा ओपन वेदर वाला वेबसाइट है ना, ये हमें यहाँ से हमें ये इमेज मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ से गाइड को हटाता हूँ और अब मैं लिखता हूँ वेदर कंडीशंस, ठीक है, वेदर कंडीशंस। सो देखो यहाँ पे ये वाला पेज ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने अपने खुद के आइकन्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो भी आइकन्स है ना, इनका एक नाम है, ठीक है, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। एंड अगर हमें इन्हें यूज करना है, सो ये यहाँ पे एक लिंक है, ये हमें यूज करनी पड़ेगी, तो इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कोड के अंदर हम आते हैं। अब ये जो डिव है इसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा, क्लास डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अब जो हमारी इमेज है उसे हमें फैच करना है, उसके लिए src, और अब यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये जो हमारी लिंक है ना वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे हमें एक ऑल्ट एट्रीब्यूट भी लिख देता हूँ और इसे मैं करता हूँ क्लोज। सो डिव हमने कर दिया क्लोज। तो चलो देखते हैं हमारी आउटपुट में इमेज आई या नहीं आई। सो यहाँ पे आप देखो हमारी आउटपुट में इमेज हमको यहाँ पे शो होने लग गई है, ठीक है, ग्रेट। बट यहाँ पे ये जो इमेज है ना ये अभी फिक्स है, ये आप यहाँ पे देखो, ये जो इमेज का नाम लिखा है 10D है ना, मतलब ये इमेज अभी फिक्स है, बट हमें फिक्स इमेज नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो इमेज है ना, ये जो भी हम सिटी वगैरह डालें, जो भी उसकी वेदर कंडीशन हो, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे जो इमेज होगी वो हमें फैच होके आए हमारे पास, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा इस नेम को और यहाँ पे मैं $साइन लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेदर और यहाँ लिखूंगा 0 और डॉट आइकन। अब वो यहाँ पे आपको अगर याद हो, मैंने अभी कोड के स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर कोई स्ट्रिंग है एंड उसके अंदर हमको अगर कोई वेरिएबल यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बैक टिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही करूंगा, मैं इनको यहाँ पे लिखूंगा बैक टिक और ये जो वेरिएबल है यहाँ पे मैं इसे लिख लूंगा, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है ना, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी हम सिटी सर्च करते हैं एंड उसकी जो भी वेदर कंडीशन आएगी उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे आइकन शो होगा, ठीक है। सो मैं अगर आपको इसका एक बार आउटपुट भी दिखाऊं, सो देखो ये यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि जयपुर डालता हूँ, जयपुर, और मैं सर्च करता हूँ जयपुर। हमने सर्च किया तो यहाँ पे देखो केलाड़ो आ गया, यहाँ पे चेंज हो गया वो, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ मुंबई, तो देखो यहाँ पे भी फिर से इमेज चेंज हो गई, ठीक है। चलो कोई एक चीज़ और सर्च करते हैं, मैं सर्च करता हूँ मथुरा, ठीक है, मैं मथुरा सर्च करता हूँ। सो देखो उसके बेसिस पे इमेज यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना पहला डेटा फैच कर लिया है, जो कि ये हमारी जो भी हमारी वेदर कंडीशन है उसके बेसिस पे उसकी इमेज, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे फैच कर लिया है। अब इसके बाद हमको क्या फैच करना है देखते हैं, चलो। तो अब इसके बाद हमको फैच करना है कि जो भी हमारी वेदर कंडीशन है ना, उसका जो भी नेम है वो हमें फैच करना है। वो नेम हमको कैसे मिलेगा, वो हमको यहाँ से मिलेगा। जो भी डेटा हमारे पास है ये यहाँ पे स्टोर है सारा का सारा, तो हम यहाँ से देख के डेटा फैच करेंगे कि किसके अंदर क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें सेकंड चीज़ क्या देखनी है कि जो हमारी वेदर कंडीशन है उसका जो नेम है वो हमको देखना है। चलो देखते हैं वो कहाँ पे है। तो वो है यहाँ पे देखो, ये रही, ये लिखा आ रहा है हेज, है ना। सो ये कहाँ पर है, ये है वेदर नाम का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर हमारा ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो यही हम यूज करते हैं और कोड के अंदर चलते हैं और इमेज के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा H3 में डाल देता हूँ क्लास नेम
और यहाँ पे हम जो डेटा उसे फेच करते हैं, सो मैं लिखूंगा वेदर 0 और .DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो वेदर है ना, इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमारी वैल्यू लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे ये देखो, सो यहाँ पे जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो भी हमने यहाँ पर फेच कर लिया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे फिर से कुछ और डाल के देखता हूँ। मैं यहाँ पे दिल्ली, यार दिल्ली में बार बार दिल्ली याद आता है मुझे। यहाँ पे मैं डालता हूँ लखनऊ। ठीक है, चलो लखनऊ डालते हैं और इसे मैं सर्च करता हूँ। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमें वैल्यूज़ की मिल गई। ठीक है, सो हमने अभी हमने 2 वैल्यू फेच कर ली हैं। अभी हम देखते हैं हमारी थर्ड वैल्यू क्या है। तो थर्ड वैल्यू है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो चलो हम जो हमारा टेम्परेचर है उसे हम फेच करते हैं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं हमारा टेम्परेचर कहाँ है। देखो ये रहा, ये जो हमारा मेन नाम का ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर हमारा टेम्प नाम से है, उसके अंदर हमारा जो भी टेम्परेचर है वो यहाँ पे है अवेलेबल। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं फिर, तो बहुत सिंपल है। तो हमारे यहाँ पे जो इमेज वाला था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया डिव। तो अब हम यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिव, उसका नाम मैं डाल देता हूँ क्लास नेम वेदर टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं टेम्प डाल देता हूँ। ठीक है, और अब इस डिव के अंदर हम अपने टेम्प को लेके आएंगे, फेच करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा H2 और S2 के अंदर की जो हमारा वेदर है ना उसके अंदर जाओ, और उसके अंदर जो मेन है उस अंदर जाओ, और उसके अंदर जो टेम्प है उसके अंदर जाओ। ठीक है, और वहां से जो भी हमारा डेटा है वो आप हमें ला के दो। ठीक है, तो चलो हम एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। सो वाओ, सो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे आ चुका है, वो भी हमने फेच कर लिया है। ठीक है, तो चलो, तो अभी हम यहाँ पे एक काम और करते हैं। हम यहाँ पे एक स्पेन बनाऊंगा, के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड डिग्री, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेल्सियस। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर पीछे जो डिग्री सेल्सियस लिखते हैं वो टेक्स्ट मैंने लिखा है सिंपल। तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। सो देखो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो आ रहा है और साथ में डिग्री सेल्सियस लिखा आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक दिक्कत है, पता है वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि भाई साहब ये जो टेम्परेचर है ना ये फ़ारेनहाइट में आ रहा है ये, बट हमने यहाँ पर लिखा है डिग्री सेल्सियस, तो हमें इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा। और इसे चेंज कैसे करेंगे चलो बताता हूँ। सो देखो हम अपना जो ओपन वेदर वाली वेबसाइट है ना इस पर आएंगे फिर से। सो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे मैं गाइड पे जाता हूँ, और गाइड पे जाने के बाद और हम यहाँ पे आते हैं करंट वेदर डेटा, और देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो ये यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखा है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब आप ये 3 वो है मेथड्स जिनमें आप जो भी अपना टेम्परेचर वगैरह उसे आप मेजर कर सकते हो। लेकिन हमको किस में चाहिए? हमको चाहिए डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मुझको सेल्सियस में चाहिए सो मैं ये है ना इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, और इसे कॉपी करके जो मेरा URL था ना उस यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं इसे लिखूँगा, इसे मैं पेस्ट कर दूँगा, और एक एंड को मैं यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ पे मैं एंड लगा दूँगा। तो चलो आउटपुट देखें, चलो देखते हैं। सो अभी मैं ऐसे करूँगा रिफ्रेश, और यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा दिल्ली, और ये देखो सो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने जो हमारा टेम्परेचर था उसे हमने डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो अब हमने ये काम भी कर लिया अपना परफेक्टली। ठीक है, तो चलो इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हमारी 3 चीजें है ना, देखो हमारी 3 चीजें फैच होकर आ रही है। पहला क्या, पहला हमारा है मैप वाला आइकन। ठीक है, उसके बाद है हमारी सिटी का नाम, और उसके बाद है हमारी जो कंट्री है उसका नाम। ठीक है, तो ये जो आइकन है ना पहले हम इसे इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आइकन वगैरह कैसे इम्पोर्ट करते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वही सेम काम हम फिर से करने वाले हैं। यहाँ पे आऊंगा एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे FH लिखा हुआ है MD और लोकेशन, इसे आप इंपोर्ट कर लो रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है एंड इसे अब हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आऊंगा एंड ये डिव हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं क्लास नेम डाल दूंगा वेदर सिटी। ठीक है, और यहाँ पे मैं वेदर सिटी लिख के, और अब इसके अंदर यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लास नेम। अंदर ये जो डिव है इसके अंदर हम अपना जो आइकन है ना उसे हम इम्पोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ में से इस तरीके से लिख दूंगा, और इसके अंदर अब जो हमारा आइकन है उसे हम इंपोर्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा आइकन है ना उसे हमने सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। एक बार हम आउटपुट में देख लेते हैं। सो देखो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो ये जो आइकन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है कि जो हमारी सिटी है एंड जो हमारी कंट्री है वो हमें यहाँ पे फेच करनी है। सो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, और इसके अंदर हमें सबसे पहले अपनी जो सिटी है वो हमें यहाँ पे फेच करनी है। चलो वो देखते हैं वो कहाँ पे हमको मिलेगी, है ना। सो मैं यहाँ पे देखूंगा सिटी कहाँ है। सो देखो ये यहाँ पे नेम के अंदर हमारी सिटी है, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ में लिखूंगा वेदर डॉट नेम। ठीक है, और वेदर डॉट नेम के बाद मैं लगाऊंगा एक कॉमा, के बाद मैं स्पेन टैग लिखूंगा, और अब यहाँ पे जो हमारी कंट्री है उसका नाम हमको लिखना है, तो वो देखते हैं वो कहाँ पे है। सो देखो वेदर के अंदर जो SYS करके हमारा ऑब्जेक्ट है सिस, उसके अंदर हमको हमारी कंट्री मिल जाएगी। ठीक है,
सो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेदर डॉट सिस और SYS के अंदर क्या 3, ठीक है, ठीक है, चलो परफेक्ट। तो आई थिंक ये काम करना चाहिए, तो चलो इसका आउटपुट देखते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड वाओ परफेक्ट। सो यहाँ पे जो हमारी सिटी है एंड जो हमारी कंट्री है उनका नाम भी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फेच कर लिया है, ठीक है, चलो परफेक्ट। चलो इसके बाद देखते हैं इसके बाद हमको क्या करना है। अब इसके बाद हमको 2 काम और करने हैं। पहला है हमारा विंड स्पीड एंड सेकंड है हमारा ह्यूमिडिटी, ठीक है, चलो आ जाओ। सो यहाँ पे हम आएंगे, ये जो डिव है ना इसको हम इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसका नाम मैं डाल दूंगा क्लास नेम और यहाँ में डाल दूंगा वेदर और यहाँ में डाल दूंगा स्टेट्स, ठीक है। सो अब इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा और जिसका मैं क्लास डाल दूंगा, क्लास नेम में डाल दूंगा विंड, ठीक है, बिकॉज पहले हम जो विंड स्पीड है वो हमें फैच करनी है। सो पहले मैं यहाँ पे विंड का डेटा फैच करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा विंड और इस डिव को मैं कर दूंगा क्लोज। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, चलो पहले देख ही लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें 3 काम करने हैं। पहला काम हमें जो विंड का आइकन है उसे इंपोर्ट करना है। सेकंड हमें जो उसकी स्पीड है वो हमें डेटा फेच करके लेके आना है, वो यहाँ पे हमें डेटा फेच करना है। थर्ड हमें यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट डालना है विंड स्पीड करके, ठीक है, चलो लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले आइकन इंपोर्ट करना है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और जो हमारा आइकन है ना उसे मैं यहाँ पे सिंपल उसका नाम लिख दूंगा FA विंड एंड डेट्स इट, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें उसे यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको टैग की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और डिव बनाऊंगा का मैं क्लास नेम डाल दूंगा आइकन, ठीक है, और यहाँ पे बनाऊंगा डिव और अब इसके अंदर हमें अपना जो आइकन है उसे इंपोर्ट करना है, डेट्स इट, ठीक है, चलो इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे हम आएंगे वाओ। सो यहाँ पे जो हमारा विंड का आइकन है वो हमने इंपोर्ट कर लिया है, पहला काम हमारा हो चुका है। सेकंड टास्क है हमारा वो है जो विंड की स्पीड है उसका डेटा फेच करके लेके आना, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमको विंड स्पीड कहाँ पर मिलेगी। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और देखो यहाँ पे एक विंड नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर है स्पीड, तो उसके अंदर से हमको स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आए और ये हमने किया क्लोज, इस डिप के बाहर आए हम और जो H3 है उसके अंदर मैंने क्लास नेम डाल दिया विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड। अब इसके अंदर हमको सिंपल फेच करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा कि आप वेदर के अंदर जाओ, विंड के नाम से था, विंड के अंदर थी स्पीड, ठीक है, चलो तो चेक करें। यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक स्पेन बनाऊंगा, मैं डाल दूंगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चलो अब आउटपुट देखते हैं। सो मैं यहाँ पे आया, सो देखो यहाँ पे जो हमारी विंड स्पीड है वो भी यहाँ पे फैच होके हमको आउटपुट में शो हो रही है। सो यहाँ पे हमने सेकंड काम भी सक्सेसफुली कर लिया है। और जो हमारा थर्ड वाला काम है वो देखते हैं, वो है एक सिंपल सा टेक्स्ट डालना, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं लिखूंगा फिर से S3 क्लास नेम में डाल देता हूँ। सो इसे मैं करता हूँ क्लोज और यहाँ पे मैं सिंपल एक टेक्स्ट डाल देता हूँ विंड स्पीड। चलो अब आउटपुट देखें, चलो। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो हमारा थर्ड वाला टास्क है सिंपल टेक्स्ट लिखना, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा विंड वाला डेटा है वो हमने सारा का सारा यहाँ पे फेच कर लिया है, वो हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टास्क बचा जो भी है हमारी ह्यूमिडिटी, और इसके अंदर भी देखो हमको सिंपल वही 3 काम करने हैं। चलो लिखते हैं, अभी लिखते हैं। सो यहाँ पे हम आए और ये जो डिव है इसके अंदर मैंने जो क्लास है उसका नाम डाल दिया ह्यूमिडिटी, ठीक है, चलो परफेक्ट। और इस टिप को मैंने कर दिया क्लोज और अब इसके अंदर आए और इसके अंदर मैंने क्लास नेम डाल दिया ह्यूमिडिटी आइकन, ठीक है। और अब इसके अंदर हमें जो हमारा ह्यूमिडिटी वाला आइकन है ना उसे हमें इंपोर्ट करना है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट, उसका जो नाम होगा वो मुझे यहाँ पे लिखना है WI, तो इसे मैं इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ पे हम आते हैं और अब हमें सिंपल उसका नाम लिखना है ह्यूमिडिटी, ठीक है। आउटपुट देखते हैं, चलो। सो हम यहाँ पे आते हैं, वाओ। सो हमने यहाँ पे जो हमारा ह्यूमिडिटी वाला आइकन है ना वो भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। सेकंड टास्क है हमारा जो उसकी ह्यूमिडिटी उसे फेच करके लाना, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे और देखते हैं हमको यहाँ पे ह्यूमिडिटी कहाँ पर मिलेगी। सो कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर, ये देखो ये जो मेन नाम का ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर है हमारी ह्यूमिडिटी, ठीक है। हमने कहा ठीक है साहब, तो हम आए इसके अंदर और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास नेम भी डाल दिया, क्लास नेम में डाल देता हूँ ह्यूमिडिटी %, ठीक है। और इसके अंदर हम आए और यहाँ पे हमने जो भी हमको फेच करना है डेटा हम फेच करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा वेदर और इसके अंदर था हमारा मेन ह्यूमिडिटी, ठीक है, परफेक्ट। और साथ में आप ये करो, आप बनाओ और इस पेन के अंदर आप लिख दो %, परफेक्ट। चलो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं, वाओ। सो यहाँ पे जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो भी डेटा हमें यहाँ पे फेच होकर मिल चुका है। अब हमें लिखना है सिंपल एक टेक्स्ट। सो मैं यहाँ से इसको ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम आए और S3 हमने लिखा और विंड हेडिंग इसकी जगह मैं कर देता हूँ ह्यूमिडिटी हेडिंग और विंड स्पीड की जगह मैं कर देता हूँ ह्यूमिडिटी, ठीक है। चलो आउटपुट देखते हैं,
वाओ परफेक्ट। सो हमने यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है उसका भी सारा कोड हमने यहाँ पे कर लिया है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने जो भी हमारा JSX वाला कोड था, जो हमारा बेसिकली HTML कोड था, जिसकी हेल्प से हमने जो भी डेटा हमारे पास फैच होके आया था उसे हमने अपने UI पे शो करा दिया है। ठीक है, अब इसे थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और मैं फिर से सर्च करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता मैंने सर्च किया और वाओ, तो यहाँ पे कोलकाता का जो भी है ना डेटा वो यहाँ पे मुझे यहाँ पे फैच होके यहाँ पे आ चुका है। देखो यहाँ पे जो सिटी वगैरह है वो भी यहाँ पे कोलकाता आ गई। ठीक है, चलो कुछ और सर्च करके देखते हैं। क्या सर्च करूँ कि अच्छे से शहर का नाम बताओ यार। क्या सर्च करें, चलो हम सर्च करके देखते हैं, आगरा सर्च करते हैं। ठीक है, आगरा। सो आगरा मैंने सर्च किया। सो आगरा का भी डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से आप जो भी डेटा यहाँ पे सर्च करोगे सो वो डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। अब हमारा बस एक लास्ट काम बचा है, वो क्या, अच्छा यहाँ पे हमें एक चीज़ और चेक करनी थी, वो मैं भूल गया। चलो वो भी चेक कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना डालूं और तब मैं सर्च करूं तो क्या होगा, तो करके देखते हैं। सो देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी सर्च ना करके सिंपल सर्च बटन पे क्लिक किया तो मुझको सिंपल यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि नो डेटा फाउंड, प्लीज एंटर अ वैलिड सिटी नेम। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा नाम डाल दूँ और तब मैं सर्च करूँ, एक बार इसको मैं फिर से वो करता हूँ रिफ्रेश, जिससे आपको सब समझ आए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा नाम डाल के सर्च करूँ तो देखो तब भी यहाँ पे यही मैसेज आएगा कि आप एक वैलिड सिटी का नाम डालो, तभी हम आपको डेटा फैच करके लेके आएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब ये हमारा डेटा परफेक्टली काम कर रहा है। इस बार मैं लिख लेता हूँ मथुरा। ठीक है, सो मैं लिख लेता हूँ मथुरा और परफेक्ट। तो अभी एक हमारा लास्ट स्टेप बचा है, जो कि क्या है, इसकी CSS करना है, इसकी स्टाइलिंग करना है। ठीक है, तो चलो वो भी करते हैं जल्दी आ जाओ। सो अभी हम आते हैं weather.css पर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है ना, जो हमारा कंटेंट वाला डिव है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ पर गया, ये रहा। ये जो हमारा कंटेंट वाला डिव है, इसके अंदर ही हमारा सारा डेटा फैच होके आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए कि ये जो भी डेटा है ना ये ऐसे लाइन से आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो करते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और weather.css में आऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा डॉट। सो इसे मैं कर देता हूँ और इसके अंदर अब सबसे पहले मैं इसकी डिस्प्ले ब्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ मैं सेंटर आएगा यहाँ पे, और अलाइन आइटम्स भी मैं कर देता हूँ एंटर। और अभी इसका हम आउटपुट देखते हैं। सो देखो अब यहाँ पे एक दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे हमने उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज की, उसकी वजह से यहाँ पे डेटा इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, बट अगर हमें इसे चेंज करना है सो मैं इसकी जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है उसे मैं चेंज करूंगा, इसे मैं कर दूंगा कॉलम। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो अब ये कॉलम वाइज हमको डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलो परफेक्ट। चलो आगे देखते हैं। सो इसके बाद जो है वो है हमारी इमेज, वेदर इमेज। ठीक है, चलो सो यहाँ पे ये जो हमारी इमेज है ये हमें सेट करनी है। सो इसके लिए भी CSS करते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले वेदर इमेज में काम करूँगा, टेक्स्ट में कर दूंगा कैपिटलाइज। सो ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैं इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। सो मैंने जो टेक्स्ट का कलर है वो भी मैंने चेंज कर दिया। सो अभी आप देखो जो हमारा फ्यू के लाउड्स वाला टेक्स्ट है वो हमारा इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे डॉट वेदर इमेज और IMG और यहाँ पे मैं आऊँगा और अब मुझे इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी है। सो वो करते हैं। सो विड्थ में इसकी कर देता हूँ 100% और हाइट भी मैं इसकी कर देता हूँ 100% और मार्जिन इसमें हम देते हैं राइट से आप कर दो ऑटो, बॉटम से आप कर दो 0, राइट से आप कर दो। ठीक है, चलो परफेक्ट। अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे जो आइकन है वो सेट हो चुका है। अब जो हमारी हेडिंग है ना, जो हमारा डिस्क्रिप्शन था ये वाला और DESC वाला, इसके लिए हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट वेदर इमेज और इसके अंदर पहले हम इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। सो इसका फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 30 पिक्सल और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर और यहाँ पे मार्जिन टॉप में कर देता हूँ और मार्जिन बॉटम में कर देता हूँ। चलो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप देखो जो हमारा डिस्क्रिप्शन था वो उसकी हमने स्टाइलिंग कर ली है। सो अभी यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा टेम्परेचर। तो चलो उसकी भी स्टाइलिंग करते हैं। सो टेम्परेचर की जो यहाँ पे नाम है क्लास का वेदर टेम्प, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसका जो कलर है ना वो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। सो वो मैं कर देता हूँ #40E3। ठीक है, और मैं इसका टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर और फॉन्ट साइज में इसका चेंज कर देता हूँ और मार्जिन भी हम इसमें डाल देते हैं, राइट से ऑटो और लेफ्ट से भी ऑटो। ठीक है, चलो अब आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है उसकी स्टाइलिंग भी हमने कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट है ये, तो इसकी स्टाइलिंग करते हैं। जो हमारी सिटी वगैरह का नाम था उसकी स्टाइलिंग करते हैं। सो उसके लिए जो हमारा डिव है वो देखते हैं क्या है। सो इसके लिए डिव है हमारा वेदर सिटी। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वेदर सिटी को और यहाँ पर मैं आऊँगा
और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और मुझे जो फ्लैक्स की डायरेक्शन है वो रो वाइज, सो इसे मैं इस तरीके से लिख दूंगा। और यहाँ पे कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, तो 1C कर देता हूँ, ठीक है। और फॉन्ट वेट भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ, सो ये मेरा 500। और फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेते हैं 35 पिक्सल। और मार्जिन बॉटम में इसमें डाल देता हूँ 3 पिक्सल, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो देखो यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट साइज वगैरह सब चेंज कर लिया। अब बस ये जो आइकन है ना, हमें इसका कलर चेंज करना है एंड इसको थोड़ा हमें साइज कम करना है इसका, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसका देखते हैं इसकी जो क्लासेस का क्या नाम है। तो इसकी क्लासेस का नाम है लोकेशन। सो इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डॉट वेदर सिटी। सबसे पहले आप इसका जो कलर है वो चेंज करो, ऊपर वाला कलर था वही हम यहाँ पे रखते हैं। और मार्जिन टॉप आप दो यहाँ से, और इसका फॉन्ट साइज आप कर दो 30 पिक्सल, और पैडिंग राइट कर दो आप। चलो इसका आउटपुट देखते हैं। वाओ, सो यहाँ पे जो हमारा आइकन है वो भी हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, ठीक है। तो अभी जो हमारी ये जो विंड स्पीड और हमारी ह्यूमिडिटी है की स्टाइलिंग करते हैं जल्दी से। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो वेदर स्टेट नाम से है क्लास, इसे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ मैं आऊँगा, यहाँ लिखूँगा मैं डॉट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूँगा डिस्प्ले और फ्लैक्स डायरेक्शन, और जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा स्पेस बिटवीन, और गैप में कर दूंगा 60 पिक्सल। चलो तो ये हमने सेट किया, इनके बीच में हमने गैप सेट कर दिया 60 पिक्सल का। एंड में मार्जिन टॉप भी डाल देता हूँ थोड़ा। चलो तो यहाँ पे अभी सेट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है, तो चलो वो कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और ये जो हमारा विंड वाला है ना, ये जो विंड नाम की क्लास है इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और वेदर डॉट CSS के अंदर आते हैं। और सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे वेदर, तो इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर सेट कर दो, और विड्थ आप इसकी 180 पिक्सल, और हाइट आप इसकी सेट कर दो 150, और बॉर्डर रेडियस आप इसकी सेट कर दो, और बॉक्स शेडो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। तो बॉक्स शेडो में यहाँ पे लिखूंगा 000 और 0.34, ठीक है। तो बॉक्स शेडो भी हमने इसमें डाल दी, और फ्लैक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ उसकी कॉलम, बिकॉज उसके अंदर जो भी हमारे पास विंड स्पीड उसका आइकन है वो हमको ऐसे चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, इसलिए मैंने कर दी कॉलम। और इसके बाद और अलाइन आइटम्स में कर देता हूँ। चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ये जो विंडो वाला डिव है उसकी हमने यहाँ पे स्टाइलिंग कर ली है। एंड यही सेम चीज मुझे जो ह्यूमिडिटी वाला डिव है उसके अंदर भी करनी है। सो मुझे सेम कोड यहाँ पे लिखना है। सो मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करूंगा, उसके अंदर मैं सेम कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारता हूँ। सो यहाँ पे सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अब आप इसका आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे भी ये सेट हो चुका है। अब ये जो इसके अंदर वाला कंटेंट है ना, ये हमें चेंज करना है, इसकी हमें करनी है स्टाइलिंग। तो चलो इसकी भी स्टाइलिंग करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले है हमारा विंड वाला आइकन, तो यहाँ से जो इसकी जो है क्लास इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ ये मैंने कॉपी कर लिया है। एंड जो विंड वाला आइकन है यहाँ पे मैं आऊँगा और सबसे पहले मैं लिखूँगा वेदर स्टेट्स और इसके बाद विंड आइकन, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपल सबसे पहले सेट करूँगा इसका कलर, जो कि मैं कर देता हूँ वाइट, और इसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करूँगा। चलो आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विंड वाला आइकन यहाँ पे सेट हो चुका है। अब जो इसका टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ, या फिर हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा ह्यूमिडिटी वाला है ना आइकन, उसे भी हम साथ में सेट करते हुए चलते हैं, ठीक है, बिकॉज वो सेम ही है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं वेदर स्टेट्स लिखूँगा, और यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी वाले आइकन की क्लास थी वो लिखूँगा, और मार्जिन, ठीक है। और इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट नहीं आया है, इसका मतलब हमने जो, और यार ये चला क्या, चलो इसको फिर से लेके आते हैं मथुरा। तो यहाँ पे अब ये हमें इसका थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। सो आई थिंक मैंने जो नाम है क्लास का वो गलत लिखा है, तो उससे मैं फिर से यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, सो इसका नाम है ह्यूमिडिटी आइकन। सो मैंने गलत नाम लिखा था क्लास का, सो इसे मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ। चलो अब आउटपुट देखते हैं इसका। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है, बट इसका फॉन्ट साइज कम है, तो इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 60 पिक्सल, और तो इसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो चुका है। और इसमें मैं मार्जिन टॉप कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपके यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, वो चीज़ मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया, ठीक है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारी विंड स्पीड का डेटा फैचू क्या है, उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। सो उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। आई थिंक मैंने यहाँ पे विंड स्पीड लिखा है शायद, है ना, नहीं आइकन नहीं लिखा है क्या, हाँ सही है। चलो सो यहाँ पे मैं विंड स्पीड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ में लिखूँगा डॉट वेदर स्टेट्स, और यहाँ पे विंड स्पीड, और विंड स्पीड के अंदर अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करूँगा, इसे भी मैं कर देता हूँ वाइट, और मार्जिन और फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 700, ठीक है। चलो तो इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये सेट हो चुका है। तो अब इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉट वेदर स्टेट्स, और यहाँ पे जो हमारा ह्यूमिडिटी वाला % है उसे भी मैं चेंज कर लेता हूँ साथ के साथ, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका कलर भी मैं कर दूंगा वाइट, और मार्जिन टॉप में कर देता हूँ, और फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 700, ठीक है। चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो ये भी हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो हमारा लास्ट में टेक्स्ट है ये हमें चेंज करना है। सो चलो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। सो इसकी जो क्लास है विंड हेडिंग, इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ,
और यहाँ मैं लिखूंगा डॉट वेदर, और जो ये जो विंड हेडिंग है और इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कर देता हूँ अपर केस, और इसका फॉन्ट साइज में कर देता हूँ। चलो आउटपुट देखते हैं। सो ये भी हमारा चेंज हो चुका है, और जो ह्यूमिडिटी है उसका भी लिखते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और वेदर स्टेट्स लिख लेते हैं। इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ ह्यूमिडिटी हेडिंग, और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कर देता हूँ और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 23 पिक्सल। ठीक है, सेम ही रखा मतलब मैंने। ठीक है, तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पर मैं आऊँगा। सो ये भी सेट हो जाएगा, तो इसी के हम फिर से रिफ्रेश करते हैं और फिर से हम सर्च करते हैं। सो मैं सर्च करता हूँ दिल्ली और सर्च करते हैं वाओ। सो यहाँ पे अब आप आउटपुट में देख सकते हो, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे इसकी CSS कंप्लीट कर लिया है, एंड यहाँ पे हमने फाइनली एक वेदर ऐप बिल्ड कर लिया है यूजिंग React.js। एंड आई होप आपको सारा का सारा कोड मैंने जो भी बताया काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, एंड मैंने आपको सारे स्टेप्स सारा कोड काफ़ी अच्छे से बताया, एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड यहाँ पे हम API हम कैसे फैच करते हैं यूजिंग React.js, एंड हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किए, हम डेटा फैच करके कैसे लेके आए, हमने React.js के अंदर आइकन्स कैसे यूज़ किए, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आज हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखे, राइट। सो आई होप आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। सो गाइस, सबसे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं कि आज हम जो प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं वो कैसा है और क्या क्या फीचर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आज हम बिल्ड करने वाले हैं, रैंडम GIF जनरेटर। और बेसिकली हम इसके अंदर एक फीचर और ऐड करने वाले हैं, वो क्या होने वाला है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसका UI तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है रैंडम GIFs, और पीछे कुछ कुछ बैकग्राउंड पैटर्न मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स या डिव आप कुछ भी बोल सकते हो, जिसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है रैंडम एप्पल GIF। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ GIF हमको दिख रहा है, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। डायनासोर भैया हाई कर रहे हैं हमको, और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जनरेट बटन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए यहाँ पे हमको एप्पल का GIF दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पे एप्पल TV लिखा है ऊपर, तो उसके बेसिस पे इसने मेरे को GIF जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो एप्पल है। अब अगर मैं एप्पल की जगह यहाँ पे बनाना लिख दूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ऊपर नेम चेंज होगा बनाना। ठीक है, और मैं जैसे ही जनरेट पर क्लिक करूँगा, सो मुझे यहाँ पर बनाना के ऊपर एक GIF जनरेट होके मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ भैया के हाथ में बनाना लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको कुछ और चेंज कर दूँ, मैं इसको कर देता हूँ बॉय। ठीक है, और मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक बॉय का GIF जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको और कुछ चेंज करते हैं, चलो मैं एक बार इसी को फिर से जनरेट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो सेकंड टाइम जब मैंने इसे किया तो कुछ ये छोटा सा बेबी आया। ठीक है, हमारा मोटिव भी है इस प्रोजेक्ट में कि हमको React.js के अंदर हम कैसे API को यूज़ करते हैं, कैसे डेटा को हम फैच करके लेके आते हैं, और वहाँ पे कैसे हम एक पार्टिकुलर कंडीशन पास करके तब जो डेटा है उसे फैच करते हैं। ठीक है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। एंड अभी हम चलते हैं कोड करने और इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ बनाऊँगा मैं एक फ़ोल्डर। ठीक है, और फोल्डर में मैं लिख दूँगा रैंडम GIF जनरेटर। ठीक है, और इसको हम अपन कर लेते हैं VS कोड में ओपन। चलो जी, परफेक्ट। इसके अंदर आते हैं टर्मिनल में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मैंने फोल्डर पहले से ही बना के रखा है, तो मेरे को इसके अंदर नाम देने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे मेरा React.js इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी अपन React.js को इंस्टॉल होने देते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल होता है, जैसे ही npm पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमने React.js सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो मैं लिखूँगा npm स्टार्ट, और यहाँ पे इसको मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे आउटपुट भी देख सकते हो, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो चलो हटा लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम आएंगे SRC में, और यहाँ पे रिपोर्ट वेब वाइटल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। तो गाइस, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट को रीसेट कर लिया एक तरीके से, एंड अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। अभी हम अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे, और आज हम टेलविंड CSS का भी यूज़ करने वाले हैं। आज हम नॉर्मल CSS नहीं करेंगे, आज हम टेलविंड CSS करेंगे। ठीक है, तो वो भी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं लिखूँगा टेलविंड CSS रिएक्ट इंस्टॉल। ठीक है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये कमांड डालनी पड़ेगी टर्मिनल के अंदर जाके। तो ये मैं डालता हूँ। ठीक है, चलो जी चलते हैं टर्मिनल में, एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं,
और यहाँ पे मैं लिखूँगा और इसे इंस्टॉल करते हैं। अब इसके बाद हम npx tailwind css इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो tailwind.config.js फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे बेसिकली पाथ ऐड करना है अपना। ठीक है, तो ये मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं कंटेंट वाला सिर्फ मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉपी करके मैं कंटेंट वाले फील्ड के अंदर ही डाल देता हूँ। ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमको index.css में ये कॉपी करके डालना है। तो हम index.css में आते हैं और इसको मैं टॉप पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ, बस कंप्लीट। सो यहाँ पे हमने टेलविंड CSS को भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं और हम app.js के अंदर आते हैं। ठीक है, और app.js के अंदर मैं डिप क्लास नेम ऐप का नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हुए चलते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम क्रिएट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले इसमें एक सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ CSS इम्प्लीमेंट की हुई है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। तो देखो ये जो पीछे वाला पैटर्न है ना, ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड मैंने किया है, इसको सेट करने के लिए मैंने नॉर्मल CSS यूज़ किया है। ठीक है, तो इसके लिए CSS लिखते हैं पहले। तो सबसे पहले वहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट आएगा random gif, यही है ना, चेक कर लेता है random gifs। ओके, एस और यहाँ पर random gifs। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे टेक्स्ट आप देख सकते हो random gifs लिखा आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। मैं ओपन कर लेता हूँ अपना आउटपुट वाला। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं टेलविंड CSS और चेक कर लेते हैं हमारी टेलविंड CSS भी काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो H1 के अंदर आते हैं और यहाँ मैं डालूंगा क्लास नेम। ठीक है, और सबसे पहले मैं लिखूँगा राउंडेड LG और विड्थ आप इसकी कर दो 11/12 और टेक्स्ट आप कर दो सेंटर और मार्जिन आप सेट कर दो इसमें 60 पिक्सल का और पैडिंग दे देते हैं हम इसमें। ठीक है, और टेक्स्ट का थोड़ा साइज़ कर देते हैं 5XL जितना। ठीक है, और फॉन्ट को मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं पर्पल कर देता हूँ। तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। सो इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो इसमें कलर सेट नहीं हुआ है। ओके, सो हमने बेसिकली इसकी वो सेट नहीं किया था ढंग से। तो अभी देखते हैं। ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो जो टेलविंड CSS हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की थी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये सेम टू सेम है कि नहीं। ओके, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसमें चेंज करना पड़ेगा बेसिकली। आई थिंक बाकी सब सेम है। चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा, सो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं random gifs और यहाँ पे देखो random gifs। ठीक है, अब जो इसके ऊपर div क्लास नेम है इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं। ठीक है, सो विड्थ कर दो आप इसकी फुल। ठीक है, और स्क्रीन कर दो आप और इसमें आप डाल दो फ्लैक्स। बैकग्राउंड सेट कर दो इसमें और उसे कर दो आप रिलेटिव। एक्स कर दो हिडन और आइटम्स कर दो सेंटर। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम अपना बैकग्राउंड इसमें ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो वो ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं आऊँगा index.css के ऊपर। ठीक है, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है ना इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट बैकग्राउंड और इसके अंदर सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। ठीक है, अब बैकग्राउंड इमेज हमें इसमें सेट करनी है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं रेडियल ग्रेडियंट का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये भी मैं 0.65 कर देता हूँ पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज़ भी हमें सेट करना पड़ेगा इसमें। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड साइज़, ये हो जाएगा 13 पिक्सल और ये हो जाएगा 13 पिक्सल। तो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड पैटर्न हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। चेक कर लेते हैं एक बार सेम टू सेम है कि नहीं। सो आप देख सकते हो हमने ये टेक्स्ट एंड ये बैकग्राउंड एकदम सेम टू सेम यहाँ पे सेट कर लिया है। ठीक है, तो अभी हमको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट हमको ये डिप करना है क्रिएट। ठीक है, तो चलो ये डिप करते हैं क्रिएट। सो यहाँ पे आते हैं और app.js में आते हैं और यहाँ पे मैं इस डिप के बाद मतलब H1 के बाद एक और डिप बनाऊँगा, डिव क्लास नेम। और ये जो डिव होगा इसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखने वाले हैं। मतलब बेसिकली जो भी GIF हम जनरेट करेंगे यहाँ पे आउटपुट में शो कराएंगे वो सारा कुछ इसके अंदर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा क्रिएट। ठीक है, तो हम आते हैं SRC के अंदर, यहाँ पे हम बनाते हैं एक फोल्डर। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपोनेंट्स। ठीक है,
और इसके अंदर हम बनाएंगे स्पिनर डॉट जे एस, ठीक है, और एक हम बनाएंगे टैग डॉट जे एस। अब मैंने स्पिनर डॉट जे एस क्यों बनाया है ये मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज देखो यहाँ पे जब मैं कुछ भी टाइप करके मैं जनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक स्पिनर आ रहा है, ठीक है, ये देखो आपको दिखा स्पिनर। फिर से करता हूँ मैं, ये देखो ये स्पिनर आ रहा है, मतलब उस टाइम पे जब हमारा GIF सर्च हो रहा है, हमारा क्वेरी जारी है, फिर डेटा फैच होके आ रहा है, उस पार्टिकुलर टाइम में यहाँ पे एक स्पिनर स्पिन होगा, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि डेटा हमारा अभी फैच होके आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पिनर के अंदर उस चीज़ का कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे टैग डॉट जे एस कर लिया क्रिएट, और इसे हम RAFC करके कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कन्वर्ट कर लिया है, इसे हम app.js में इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और टैग को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो टैग को हमने यहाँ पे यूज़ भी कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं टैग डॉट जे एस के अंदर और इसके अंदर अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो बॉक्स है ना डिप का, ये बॉक्स कर लेते हैं क्रिएट, ठीक है। तो इसके लिए हमको app.js में आना पड़ेगा, और यहाँ पे डिप की क्लास नेम के अंदर यहाँ पे मैं करूँगा इसे फ्लेक्स, और फ्लेक्स कॉलम आप इसे कर दो, विड्थ आप कर दो इसकी फुल, है ना, और आइटम्स आप कर दो इसमें सेंटर, और गैप इसमें आप वाई एक्सिस से कर दो, और मार्जिन कर दो आप इसमें 30 पिक्सल का। तो अभी हम चलते हैं टैग डॉट जे एस के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ डिप के अंदर आते हैं, और डिप के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले बनाऊँगा एक H1, और H1 के अंदर मैं क्लास नेम डाल देता हूँ, ठीक है। और H1 के अंदर हमको लिखना है रैंडम, और अभी वो जो बीच में नाम आएगा ना, वो हमारे टैग का नाम होगा, ठीक है। तो इसे अभी हम खाली छोड़ते हैं, जब हम यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे तब हम इसका तब हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल लिख देता हूँ GIFs, ठीक है। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप टेक्स्ट देख सकते हो, ठीक है। सो अभी हम स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। सो पहले ऊपर वाला डिव है, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं डालूंगा क्लास नेम, और विड्थ आप इसकी कर दो 1/2, बैकग्राउंड आप कर दो इसमें पर्पल, बॉर्डर ऐड कर दो आप इसमें ब्लैक कलर का, और आप फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स कॉल, ठीक है। और आइटम्स आप कर दो इसमें सेंटर, और गैप आप कर दो वाई एक्सेस पे 5 का, और मार्जिन आप सेट कर दो इसमें। तो अभी देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेट हो चुका है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और H1 के अंदर भी इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो MD सेट कर लेते हैं हम पहले, मार्जिन 15 पिक्सल का, ठीक है। और टेक्स्ट का थोड़ा साइज़ 2XL कर देते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट को कर देते हैं हम बोल्ड। चेक करते हैं। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमारा जो GIF है ना वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो GIF का डेटा हमें फैच करना है, वो करने से पहले हमको जो हमारा स्पिनर है ना वो हमको करना है क्रिएट, ठीक है। तो वो कर लेते हैं क्रिएट पहले। तो स्पिनर डॉट जे एस पे मैं आऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा RAFC, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपल एक डिव क्लास बनाऊँगा, क्लास नेम लिखूँगा, और अभी अपन करेंगे इसकी CSS, ठीक है। तो CSS के लिए हम आएंगे index.css पे, और यहाँ पर मैं आऊँगा डॉट स्पिनर, ठीक है। सबसे पहले इसकी विड्थ सेट करते हैं 56 पिक्सल। अब इसकी हाइट सेट करते हैं, ये भी 56 पिक्सल। अब इसमें बॉर्डर रेडियस डालते हैं 50% की, ठीक है। अब इसमें बैकग्राउंड सेट करते हैं हम, रेडियल ग्रेडियंट सेट करना है हमको बेसिकली, ठीक है। और हमको यहाँ पे वेबकिट मास्क का भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। अब इसमें हमको एनिमेशन ऐड करना है। तो मैं लिखूँगा एनिमेशन 1S इनफाइनाइट लीनियर, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें की फ्रेम ऐड करेंगे, तो हम 100% के लिए करेंगे, ठीक है। 100% में ट्रांसफॉर्म हो जाए ये, ठीक है। तो अभी हमें इसे टैग डॉट जे एस में इम्पोर्ट करना पड़ेगा, स्पिनर फ्रॉम, ठीक है। तो हमने स्पिनर डॉट जे एस को इम्पोर्ट भी कर लिया, और अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसको यूज़ करने के लिए हम एक कंडीशन का यूज़ करेंगे, बिकॉज हमको स्पिनर तभी से होगा जब हमारा GIF जब तक फैच होके नहीं आया है। अगर हमारा GIF अवेलेबल है तो फिर स्पिनर हमको शो नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा लोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं यूज स्टेट बनाऊँगा कॉन्स्ट और सेट लोडिंग, ठीक है। और यूज स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हम फॉल्स रखते हैं, ठीक है।
बाय डिफ़ॉल्ट सबसे फर्स्ट टाइम पे जब जब हमारा GIF फैच नहीं हो के आएगा तभी हमको शो होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आता है, यहाँ पे हम डालते हैं कंडीशन लोडिंग। तो अगर ये सही है तो आप हमारा स्पिनर वाला उसे आप यहाँ पे रन कर दो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो, आप हमको इमेज शो कराओ। अब इसके अंदर क्या आएगा वो अभी हमको नहीं पता है, बिकॉज ये जो इमेजेस के अंदर हमारा GIF शो होगा एंड अभी हमने GIF का डेटा फेच नहीं किया है, तो वो भी हमको नहीं पता है कि यहाँ पे हमको क्या शो कराना है, ठीक है। तो इसलिए अभी के लिए हम इसको MPT छोड़ देते हैं, ठीक है। और हम इसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं और विड्थ इसकी सेट कर देते हैं हम 450, ठीक है। और अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज अभी हमें नहीं पता है कि हमें GIF क्या फेच करना है, तो अभी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमने इसे कमेंट कर दिया है। अभी हम जो ये जो इनपुट फील्ड्स हैं ना, ये हम करने वाले हैं क्रिएट, ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड, ठीक है। तो चलो ये करते हैं क्रिएट। सो यहाँ पे मैं आऊँगा इसके बाद और यहाँ मैं बनाऊँगा एक इनपुट फील्ड, ठीक है, और इनपुट टाइप, ठीक है, इनपुट, और इसमें क्लास नेम हम डाल देते हैं। अभी के लिए इसको MPT छोड़ते हैं और इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक ऑन चेंज इवेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम टैग सेट करने वाले हैं बेसिकली, कि हमको किस टैग के बेसिस पे GIF चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यूज स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टैग और यहाँ मैं लिखूँगा सेट टैग, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज स्टेट डिफाइन करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे एप्पल सेट करके चल रहे हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब यहाँ पे क्लास नेम के अंदर सॉरी यहाँ पे इनपुट टाइप के अंदर हमें ऑन चेंज यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हम ऑन चेंज हैंडलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, इवेंट सेट टैग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू हमें इसमें क्या लेनी है, वैल्यू हमें इसमें लेनी है जो टैग के अंदर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया कि ये जो इनपुट टाइप है ना जिसके अंदर हम अपना टैग डाल रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमें सर्च करना है GIF, वो जो वैल्यू मैं इस इनपुट टाइप के अंदर डालूँ वही वैल्यू मेरी टैग के अंदर जाके सेट हो जाए, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। मैं उसमें इनपुट फील्ड्स भी डाल दे, मैं उसमें थोड़ी इसकी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट हो जाएगा हमारा सेंटर। तो अभी इसका आउटपुट चेक करते हैं, ये अपना आउटपुट। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो हमने यहाँ पे जो सर्च वाला टैग है वो कर लिया है क्रिएट, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एप्पल लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एप्पल लिखा आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसे मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमेशा एप्पल ही लिखा आएगा, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया है क्रिएट। अब इसके बाद हमको बटन करना है क्रिएट। सो नीचे हम आते हैं इनपुट टाइप के बाद और यहाँ मैं लिखूँगा बटन, और बटन के अंदर हम ऑन क्लिक यूज़ करेंगे। और ऑन क्लिक के अंदर हमको सिंपल डेटा फैच, ऑन क्लिक के अंदर हमको सिंपल डेटा फैच करना है बटन, और यहाँ पे हम डालेंगे क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरेट टेक्स्ट, ठीक है। हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो विड्थ हम वही सेट करते हैं इसकी 5/12 और अपर केस, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमने जनरेट बटन है ना वो भी कर ली है क्रिएट, ठीक है। लेकिन अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम जब इस पर क्लिक करें तो क्या हो, जब हम इस पर ऑन, तो इसके लिए हमें ऑन क्लिक हैंडलर का यूज़ करना पड़ेगा। सो जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या हो, तो ये हो कि जो मेरा GIF है ना, जो मेरा डेटा है वो डेटा मेरा फैच होके आ जाए, ठीक है। लेकिन 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 अभी तक हमने डेटा फैच ही नहीं किया है। अभी तक हमें पता ही नहीं है कि हम GIF का डेटा कहाँ से लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, ठीक है। सो देखो हम ये प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं developers.cheapify.com, ठीक है। सो ये आप जाके सर्च करना एंड यहाँ पे आपको अपना अकाउंट करना है क्रिएट, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक API की ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट एन API की आप अपनी खुद की API की भी जनरेट कर पाओगे, ठीक है। सो मेरी API की यहाँ पे है, ठीक है। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक .env फाइल बनाऊँगा, ठीक है। और .env फाइल के अंदर मैं अपनी API की को यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा API की, ठीक है। और इसे मैं इस तरीके से सेट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने एक .env फाइल बनाई
जिसको मैं अपनी tag.js के अंदर यूज़ करूँगा, जहाँ पे मैंने अपनी API की को स्टोर कर लिया, बिकॉज इस API की को अभी हम यूज़ करने वाले हैं डेटा को फेच करने के लिए। तो डेट्स वाई मैंने इस API की को .env फाइल के अंदर सेव कर लिया। अब इसे मैं जहाँ मर्जी चाहूँ उस कंपोनेंट में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। चलो परफेक्ट। एंड इसके लिए हमें ये काम करें, उसके लिए हमें .env इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। आपको सिंपल सर्च करना है install.env, ठीक है। सो npm पैकेज ये हमें इंस्टॉल करना है। सो .env पे आके आपको npi.env यहाँ से कॉपी करना है एंड इसके अंदर आना है और यहाँ लिखना है npi.env और एंड यहाँ पे आपका .env इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने .env भी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो उसको अभी हम यहाँ से हटा देते हैं और हम आते हैं अपने app.js, हम आते हैं tag.js के ऊपर, ठीक है। और हम API फेच करने वाले हैं, हम API यूज़ करने वाले हैं। सो इसलिए हमें AXIOS भी यूज़ करना पड़ेगा। सो ये भी हम साथ के साथ इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। एंड AXIOS क्या होता है बेसिकली, ये आप देख सकते हो HTTP क्लाइंट होता है फॉर द ब्राउज़र। सो इससे आप APIs वगैरह फेच करने में ये यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ AXIOS को, एंड ये भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। एंड अगर हमने इंस्टॉल किया तो हमें इनको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो tag.js के अंदर मैं इन्हें इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट AXIOS फ्रॉम AXIOS, ठीक है। सो ये भी हमने कर लिया है परफेक्टली। एंड अभी हम यहाँ पे आते हैं API की, ठीक है। अब मैं इसके अंदर API की को स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा process.env और .env फाइल में जो हमने इसका नाम रखा है ना ये वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और tag.js में यहाँ पे लिख देता हूँ। सो अब API की जो है ना इसके अंदर हमारी API की हमें मिल चुकी है, ठीक है। सो अभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें चाहिए URL जिसके अंदर हमें इस API की को डालना है और वहाँ से अपना डेटा फेच करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और यूज स्टेट बनाऊँगा, const gif और set gif, और यहाँ पे मैं रखूँगा यूज स्टेट। बाई डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी रहने वाला है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा async fetch डेटा, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले तो आप सेट लोडिंग जो है ना, सो इसके बाद हमको चाहिए अपना URL। तो मैं लिखूँगा const URL और ये URL हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिकली gbfi.com की API का URL है, ठीक है। यहाँ पे हम ये यूज़ करने वाले हैं और हमको API की के अंदर हमको अपनी API की वैल्यू डालनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगा API की। सो कुछ इस तरीके से इसे हमको लिखना है, ठीक है। और इसके बाद मैं आऊँगा const और जो भी डेटा है इस API के अंदर, जो भी इस API से डेटा फैच होके आ रहा है, वो जो डेटा है उसको आप अवेट, उसमें आप अवेट लगाओ और AXIOS का यूज़ करो और URL में से आप सारा डेटा निकाल लो, ठीक है। और यहाँ पे हमको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, बिकॉज हम जब भी API को फेच करते हैं उसे हम हमेशा यूज़ इफेक्ट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। सो हमें यूज़ इफेक्ट भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट भी पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपन यूज़ करने वाला है इसे, ठीक है, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अभी ना हम इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। सो ये API की मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे URL में हम आते हैं अलग से और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अपनी API की डालनी है, तो मैं .env पे आऊँगा और यहाँ से अपनी API की जो है उसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर दूँगा और अब करते हैं एंटर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये है असली गेम। जो ये URL है ना, इस URL के थ्रू हम अपने डेटा को फैच करने वाले हैं, हम GIF को फैच करने वाले हैं। और आप यहाँ पे ये डेटा देख सकते हो। तो इतना सारा डेटा हम फैच करके लेके आ रहे हैं बेसिकली। और जो यहाँ पे हमारी GIFs है ना वो कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सबसे पहले एक ऊपर डेटा है, ठीक है। ये जो डेटा है इसके अंदर है इमेजेस, ठीक है। और ये जो इमेजेस है ना इसके अंदर है डाउन साइज लार्ज और इसके अंदर हमारी GIF। अब ये इसके अंदर क्या है GIF के अंदर, ये मैं आपको इस लिंक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखो जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा सो यहाँ पे ये वाली इमेज ओपन होगी, मतलब ये है हमारी GIF और यही तो हमें फैच करनी है, राइट।
तो इसका मतलब अब हमें ये पता चल चुका है कि जो URL है वो हमारा सही से काम कर रहा है और वहाँ से हम डेटा फैच कर पा रहे हैं, और उसमें से भी हमें सिर्फ GIF ही फैच करना है। तो GIF हमको कैसे मिलेगा वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है, वो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर है डेटा, उसके अंदर डेटा, और उसके अंदर है इमेजेस, उसके अंदर जाके डाउन साइज्ड, और उसके अंदर जाके डाउन साइड्स, लार्ज, मीडियम, हमको जिस भी टाइप का GIF चाहिए बेसिकली वो हमको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है आते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे अपने कोड के अंदर tag.js में, और अब ना यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमको रैंडम GIF तो चाहिए, लेकिन वो भी हमको उसमें हमको जब हम अपना टैग डालें हमको उस टैग के बेसिस पे ही सर्च होकर के आए, तो वही GIF हमको चाहिए। ठीक है, जैसे हमने एप्पल सर्च किया तो एप्पल से रिलेटेड GIF आए, कार सर्च किया तो कार से रिलेटेड आए। ठीक है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे टैग भी डालना पड़ेगा इस URL के अंदर। ठीक है, और वो कैसे डालना है देखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड टैग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमको इमेज, कॉन्स्ट इमेज के अंदर अब हमें अपना अब इसके अंदर हमें वो पाथ लिखना है जहाँ पे हमें वो GIF मिल रहा था। वो कहाँ पे था, वो था हमारा डेटा, और उसके अंदर डेटा था, और उसके अंदर थी इमेजेस, और उसके अंदर था डाउन साइज्ड लार्ज .url। ठीक है, यही था। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सेट करना है GIF में इमेज को, लोडिंग हमें कर देनी है फॉल्स, क्योंकि अब हमें अपना GIF मिल चुका है। तो अब हमें वो जो स्पिनर है वो हमें नहीं चाहिए, वो वहाँ से हटा दो। ठीक है, हमने कहा ठीक है। और अब यहाँ पे हमको ये जो अब हमारा लोडिंग वाला था ना, जो हमने कमेंट आउट किया था, वो अब हमको यहाँ पे इनेबल करना है, और ये जो इमेज है इसके अंदर हमको डालना है GIF कि अगर हमारा लोडिंग वाला यूज़ इफेक्ट ऑन है तो हमको वो जो स्पिनर है वो दिखाओ, अगर वो नहीं है तो फिर हमको हमारा GIF दिखाओ। ठीक है, और जो GIF है उसकी विड्थ हमने रखी है 450। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। तो अभी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे अभी आप आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे हमको यहाँ पे हमको GIF दिखने लगा है। ठीक है, अभी हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने एप्पल लिखा हुआ है तो हमको ये एप्पल आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसे चेंज करके बाइक करता हूँ। ठीक है, बाइक का देखते हैं। तो मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को बाइक दिखने लग गई। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे कुछ और करते हैं, मैं यहाँ पे BMW करता हूँ। ठीक है, सो मैं BMW करूँगा। सो BMW में हमारे पास ये आया, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे जो हमारा लोडर है ना वो नहीं आ रहा है। ठीक है, वो देखते हैं वो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से चेक करते हैं। ठीक है, सो अभी एप्पल में हमको ये दिखाई दे रहा है। सो मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ मैंगो। ठीक है, और मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें हमारा जो स्पिनर है वो हमको दिख रहा है। ठीक है, सो मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करूँगा। सो ये देखो, ये हमको दिख रहा, और यहाँ पे हमारा ये भी आ रहा है। बट एक चीज़ है, ये GIF बहुत बेकार जनरेट करके दे रहा है हमको, कुछ भी सेम टू सेम नहीं है। जैसे मैं अगर कुछ ऐसा बताओ जो हमको ये सेम टू सेम दे पाए, जैसे कि जेरी सर्च करते हैं। ठीक है, ओहो ये क्या दिया है इसने। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी, जो भी मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ ना वो टेक्स्ट हमको यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं जैसे इसको हटा दूँ तो देखो ये भी ऊपर से हट जा रहा है ना। और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ फ़ोन, सो मेरे को यहाँ पे फ़ोन से रिलेटेड GIF आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो फ़ोन लिखा आ रहा है ना। और देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर H1 के अंदर लिखा है रैंडम, फिर यहाँ पे मैंने टैग का यूज़ किया है। ठीक है, सो टैग के अंदर जो भी वैल्यू सेट होगी, मैंने यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ किया है। तो टैग के अंदर जो भी वैल्यू सेट होगी वो यहाँ पे आके सेट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली रैंडम GIF जनरेटर कर लिया है क्रिएट, और जैसा हमने पहले देखा था वैसा ही सेम टू सेम हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एंड आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ आए होंगे। बेसिकली इसमें ऐसा कुछ था नहीं, बस इसमें हमको API कैसे फैच करनी है, कैसे डेटा लेके आना है, और कैसे उसे यूज़ करना है, और उसके अंदर कैसे हमें पार्टिकुलर एक टैग डालकर उसके बेसिस पे हमें GIF निकालना है, वो चीज़ हमने यहाँ इसमें देखी। डेट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप अपग्रेडिंग आवर स्किल्स। थैंक यू।